सुप्रभात, आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। एकदम बढ़िया सर। वालेकुम सलाम सर, है ना? महादेव। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग सर, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैदिक लिटरेचर स्टार्ट कर रहे थे, सपने में भी नहीं। आज तो वैदिक लिटरेचर कहाँ होगा सर, है ना? आज तो मोस्ट प्रोबब्ली वैदिक ऋग्वेदिक एज को हम लोग कवर करेंगे। लेटर वैदिक का भी थोड़ा बहुत पोर्शन कवर कर देंगे सर, ठीक है? तो भी आज तो बाकी है वैदिक लिटरेचर का तो कहानी तो, बट यस विल ट्राई टू कवर सूनर, जितना हो सके उतना जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हम लोग ने कल वैदिक एज को देखा था, और वैदिक एज के अंतर्गत क्या देखा था, वी हैड डिस्कस्ड। आज थोड़ा डाउट्स भी लेंगे और मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा आंसर राइटिंग के, है ना? तो कुछ कीवर्ड्स आप मुझे बताने हैं आज। तो आज मैं आपको इलस्ट्रेट किसे कहते हैं, इलूसिडेट किसे कहते हैं, एक्सप्लेन किसे कहते हैं सर, है? तो उन सब के ऊपर तो पुराने जितने जीएस वाले बच्चे थे उन्होंने एक मेरा कोर्स किया होगा तो उनको थोड़ा आइडिया रहा होगा, बट यहाँ सब फिर से फाउंडेशन से शुरू कर ही रहे हैं तो फिर एक बार आपको डायरेक्शन दे दूंगा सर, है ना? सो थोड़ा क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अच्छा ये कीवर्ड सेंट्रिक क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या गड़बड़ करना है सर, है ना? समझे कि नहीं? तो क्या कीवर्ड से आपका अप्रोच तैयार हो जाता है क्वेश्चन का कि व्हेन यू सी द कीवर्ड यू विल एबल टू सी द अप्रोच ऑफ द आंसर, है ना? कि अच्छा इसमें ये बोला गया है या ये पूछा गया है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, लेट मी कम बैक टू दैट पॉइंट। हम लोग चले जाते हैं। आई जस्ट लोड द फाइल एज वेल। इधर आएगा तो डबल रिवीजन हो जाएगा। हाँ, मतलब इधर आएगा तो डबल रिवीजन होगा। इनफैक्ट इधर थोड़ा अप्रोच एनालिटिकल भी ज्यादा रहेगा उधर के कंपेयर में सर, ठीक है? मतलब कुछ 50-60% तो सेम ही रहेगा क्योंकि मॉडर्न भी कॉम्प्रिहेंसिव है वहाँ करवा रहा हूँ मैं सर, ठीक है? सो बट कुछ नया भी मिलेगा, मतलब जो क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने की बात होती है वो सब। अभी मैं अभी डाउट्स ले लेता हूँ, है ना सर? आई बी टेकिंग द डाउट्स एज वेल, ओके? तो आज पहले एक आध घंटा पहले ऋग्वेद को उसको निपटा देते हैं, फिर उसके बाद आपको सब कीवर्ड्स बता दूंगा, आधा एक घंटा फिर डाउट्स ले लूंगा सर, ठीक है? तो आज हम लोग क्या है कि अर्ली वेदिक पीरियड को ऑलमोस्ट कवर कर देंगे। विल बी कवरिंग द अर्ली वेदिक पीरियड, एटलीस्ट अर्ली वेदिक पीरियड अच्छी तरह से हो जाए ना तो ज्यादा ठीक रहेगा, समझे नहीं समझे? ठीक है, तो चार पांच चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग द नेचर। इसके साथ साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या चीजें यहाँ से निकलती रहती है सर, ठीक है ना? आर्यन ओरिजिन की थियरी किस बुक से स्टडी करें? कोई बुक से मत करिए सर, ठीक है? इनफैक्ट आर्यन ओरिजिन की पढ़नी है ना तो जीएस की किताब आती है, ये पूनम दलाल दहिया की। उन्होंने कुछ थियरीज को अच्छे से टैबुलेट किया, मतलब जो मैंने टेबल वाला दिखाया था वैसा कुछ उन्होंने टैबुलेट किया हुआ है सर। पर उनमें इतना ब्रॉड नहीं है, मतलब इतना डिटेल में नहीं होगा, बट शी हैज डन गुड रिसर्च, ओके? मतलब जीएस है तो फिर यहाँ वहाँ से उन्होंने सब लिखा है अच्छे से, तो एटलीस्ट उसमें आपका फाउंडेशन हो जाएगा। बट ये जो एडवांस लेवल की बातें है ना, काउंटर करने की बातें है, सिमिलरिटीज की बातें है, डिफरेंसेस की बातें है, वो सब उसमें नहीं है। वो तो फिर आपको यहाँ क्लास के अंदर मिलेगा ना सर, ठीक? तो मतलब हर एक किताब में बहुत सारी थियरीज है, मतलब इतनी सारी पढ़ोगे तो फिर आप लंबे हो जाओगे, खैर, है ना? तो देयर इज नो पॉइंट कि आप अलग अलग सोर्सेज को, इससे अच्छा तो ये स्लाइड्स को पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, अब देखिए कल के क्लास में मैंने आपको इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा दिया था ना, कि उनकी ओरिजिन कौन थी, कहां से आए थे और इनका ज्योग्राफिकल एरिया सर। अब आज हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड के ऊपर चले जाएंगे, विल बी डिस्कसिंग द पॉलिटिकल एंगल्स, द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन एज वेल सर, ठीक है? सो उन सब बेसिस के ऊपर चले जाते हैं। लेट्स गो टू दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री वेयर वी कैन डिस्कस द अर्ली वैदिक सिचुएशन, और अर्ली वैदिक पीरियड के समय पे क्या-क्या चीजें हो रही है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साथों साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इनफैक्ट है ना, क्या कह सकते हैं कि जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ पॉलिटिकल साइड में वहाँ पे क्या होता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है? लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स सी कि क्या डेवलपमेंट होता है, कहाँ से होता है सर, ठीक है? तो वो आगे वाली कहानी तो आपको सबको पता है ना कि कहाँ से आए थे, और वो थियरी, इंडिक ओरिजिन, और ये तो हम खत्म कर दिया हमने। तो इसके ऊपर से तो क्वेश्चन एक दो दफा मतलब पहले काफी बार आए थे, बीच बीच में भी आते आते रहते हैं इसके वजह से। तो लिंकेजेस आपको ज्यादा पूछेगा, लिंकेजेस में वही पूछेगा कि इसकी सिमिलरिटीज के बारे में बता दीजिए, इसके अंदर डिफरेंसेस के बारे में बता दीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन दी हड़प्पन एंड द वैदिक एज, है ना? वो उनका बहुत प्यारा प्रश्न है, क्रिटिकल एग्जाम वाला उसने पूछ लिया था एक बार, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज पूछ ली, तो वही घुमा फिरा के पूछता रहता है। देखिए हमको क्या है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाने चाहिए पहले तो, कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, तो क्या हमारा दिमाग थोड़ा उस दिशा में दौड़ेगा भी सही सर, समझे नहीं समझे? और उस दिशा में दौड़ेगा तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे नंबर भी आएंगे सर, समझे नहीं समझे? करिंग पॉइंट है ना? तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, थोड़ा नेचर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ हमको जाना चाहिए सर। तो वैदिक एज को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड, जिसे अर्ली वैदिक पीरियड के रूप में पहचानते हैं, और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। अब हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड के ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में, और मैंने बताया था कि आर्यंस की ज्योग्राफिकल नॉलेज कितनी थी सर, ठीक है? तो ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था एज फार एज ये वाला सर, ठीक है? कि गिव एन अकाउंट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ द वैदिक टेक्स्ट एंड डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स। अब देखिए ये तो 79 में था, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये 60 मार्कर में पूछा गया होगा, और जब उस टाइम पे पूछा होगा तो दोनों लिखना पड़ेगा, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। पर आपको अगर इस बार पूछ रहा है आपको 15 मार्कर्स में या 10 मार्कर्स में, और अगर बोला गया है कि बेस्ड ऑन द ऋग्वेदा व्हाट कैन वी नो अबाउट द ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन द वैदिक पीरियड, है ना? तो फिर आपको अर्ली वैदिक पीरियड की कहानी लिखनी है, फिर उसमें आपको लेटर वैदिक की आवश्यकता नहीं होगी, समझे नहीं समझे, है ना? तो ये पूरी कहानी हो जाएगी। अब ये गिवन अकाउंट आता है और ये सब कीवर्ड्स क्या है उसको भी चर्चा करेंगे। पहले ये एक घंटा थोड़ा टॉपिक समझ लेते हैं और उसके बाद पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। खैर, तो देखिए कल हमने इनकी ज्योग्राफी के बारे में बताया था। दूसरा हमने एक क्वेश्चन देखने की कोशिश की थी कि आर्यन एंड नॉन आर्यन के बीच में इनफैक्ट है ना किस प्रकार के रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, है ना? सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस डेवलप बिटवीन द आर्यंस एंड द नॉन आर्यंस, वी हैड आल्सो सीन दैट पॉइंट, है ना? तो कल्चरल इंटरेक्शन कैसे थे बेस्ड ऑन द वैदिक लिटरेचर, वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल एविडेंसेस जहां इनके बीच में चर्चा विचारणा हुई थी। इनफैक्ट राजाओं के साथ लड़ाई भी हुई थी और राजाओं की मदद भी ली गई थी। अब यहाँ से मैक्सिमम एक प्रश्न आता है, वो है इनकी सोसाइटी और पॉलिटी कैसे हुआ करती है। देखिए सोसाइटी एंड पॉलिटी वो लिंकेज बेस्ड होके इन द वैदिक पीरियड। तो जब हमको इनकी सोसाइटी पॉलिटी की जब जानकारी मिलती है तो वी कम टू नो अबाउट द फैमिली बीइंग द फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने जीएस में भी काफी लोगों ने पढ़ा होगा, वही चीज पढ़नी है, खाली लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे वो तो प्रैक्टिस से आपकी हो जाएगी सर, ठीक है? तो याद रखेगा कि फैमिली वाज द मेन फाउंडेशन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट वी कैन सी, उसको कुल के रूप में बोला गया है सर, ठीक है ना?
सो ये ऋग्वेद कहता है कि देयर वर डिफरेंट कूल्स लिविंग इन अ स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल हैमलेट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ये गांव के अंदर रहते थे और उसी के अंदर से आपको दूसरा यूनिट क्या दिखेगा, ग्राम दिखेगा सर, ठीक है। तो बहुत सारे 3 4 5 10 15 20 फैमिलीज यहाँ पे रहते होंगे सर, गांव के अंदर रहते थे, ग्राम के अंदर, और फिर बहुत सारे विलेजेस इकट्ठे बनके एक यूनिट बनाते थे जिसे हम लोग कहते हैं विश, ठीक है। तो विश वाज काइंड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और अ ब्लॉक यूनिट, और इसी के ऊपर एक शासक बैठ जाता था जिसे हम लोग कहते हैं जन। जन वाज द मेन पॉलिटिकल यूनिट, और यहाँ पे ही इनफैक्ट आपको राजन दिख जाएगा सर, ठीक है ना। तो कहानी क्या है कि ये फैमिली के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, तो बहुत सारे 4 5 10 15 परिवार होंगे। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे क्लैन बेस्ड पॉलिटी चलती थी। क्लैन बेस्ड पॉलिटी का मतलब क्या है सर, है ना। तो एक वंश, जैसे मैंने आपको कल यदु वंश की बात की थी या पुरु वंश की बात की थी, ध्रुव की बात की थी सर, है ना। तो वी हैड डिस्कस ना, यहाँ पे छोटे 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 आपको वंश दिख रहे हैं सर ना, पुरु है, भारत है, फिर आपको यहाँ पे अनुवंश दिख रहा है सर, है ना, ध्रुव वंश दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे है, तुरसा है सर। तो इन सब के बीच में क्लैन चलते थे और यही क्लैन बेस के ऊपर ही इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन हुआ करती थी सर, ठीक है। तो वी सी दैट इन अर्ली वेदिक पीरियड हमको पता चलता है कि इस प्रकार की हायरार्की हमको मिल जाएगी। ये हायरार्की के अंतर्गत फैमिली सबसे मेन था, और फैमिली के हेड को हम लोग कुलपति कहते थे, विलेज के हेड को ग्रामीणी कहते थे, विश जो था उसके हेड को विशपति कहते थे, और बेसिकली जन, दैट वाज द अल्टीमेट पॉलिटिकल यूनिट, उसके हेड को हम लोग राजन कहते थे सर, है ना। अब देखिए रज प्लस अन, ठीक है, राजन वहां से उभर के आया है। अब कहानी ये है कि ये जो राजन था ये हेरिडेटरी राजन नहीं था सर, है ना। नेचर ऑफ पॉलिटी में आपको एक प्रश्न आता है कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन और द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द अर्ली वेदिक पीरियड सर, ठीक है, प्रश्न ये निकलता है। दूसरा आता है कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मोनार्की इन द वेदिक एज, है ना। तो आपको फिर वेदिक अगर पूरा पूछता है तो फिर आपको पता होना चाहिए अर्ली वेदिक एंड लेटर वेदिक दोनों लिखना है, तो आपको फिर ट्रांजिशन दिखाना पड़ता है कि देखिए यहाँ पे अर्ली वेदिक पीरियड में वी हैव गॉट लिटरेरी एविडेंसेस दैट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज बेस्ड ऑन द स्मॉल स्मॉल क्लैंस। ये क्लैंस इवेंचुअली एक राजन को चुनाव करते थे। जनरली हमको पता चलता है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। अब हु यूज्ड टू इलेक्ट, ओके, तो दैट वाज एक्चुअली बॉडी कॉल्ड एज विश, मैंने अभी आपको बताया, जो एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट था, इट वाज अ ग्रुप ऑफ विलेजेस एज वेल सर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजन के पास ऐसी कोई सत्ता नहीं थी इवेंचुअली कि जो वो पावर को कैप्चर कर पाए सर, है ना। सो व्हाट राजन यूज्ड टू डू, तो राजन वाज एक्चुअली इन्वॉल्वड इनटू द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल इवेंचुअली, एंड साथ साथ प्रेयर्स करता था। प्रेयर्स का मतलब वही है कि वैदिक सोसाइटी का बहुत इंटीग्रल पार्ट था कि यज्ञ करो और पशु और प्रजा की सुरक्षा का काम करो सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ये जो कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हुई है, इन्हीं बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है कि राजन जो है वो नॉन हेरिडिटरी बंदा था, और इनफैक्ट डिवाइन ओरिजिन भी आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा। डिवाइन ओरिजिन का मतलब ये है कि वो जो दैवीय रूप से इनफैक्ट उसकी अपॉइंटमेंट थी वो भी हमको बहुत कम मिल रही है सर, ठीक है ना। तो एक ये पॉइंट आपको इसके अंदर से मिलता रहेगा। अब देखिए राजन अकेला भी नहीं होगा, यू विल बी फीलिंग दैट राजन वाज हैविंग सम काइंड ऑफ द बॉडीज दैट यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। सो वी कैन से दैट यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल सिचुएशन दिखेगी। इनफैक्ट राजन को गोपति भी कहते थे या गोप भी कहते थे, गायों का पति कहते हैं, क्योंकि ही वाज नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कैटल एट दैट टाइम, एंड कैटल यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड फॉर द वेदिक पीपल, है ना, समझे नहीं समझे। तो बहुत इंपॉर्टेंस आपको यहाँ राजन का दिखता रहेगा सर। अब हमेशा ये याद रखिएगा सर, ठीक है, कि जब हम लोग अलग अलग जन की बात करेंगे ना, मैंने आपको बताया ना, तो वहाँ पे ऋग्वेद के अंदर आपको 5 जन दिखेंगे सर। 5 जन का मतलब है 5 स्टेट्स, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जन आपको जन दिखेंगे, यदु जन दिखेगा, भारत जन दिखेगा, ध्रुव जन दिखेगा, अनु तुरवसा जन दिखेगा सर, ठीक है ना। तो ये जो 10 राजन्य की जो लड़ाई हुई थी उसमें मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था सर, ठीक है। इसमें 5 ऐसे वंश है जो मूल तरह से कौन से है, जो प्योरेस्ट है, मतलब जो आर्यन वंश है, इसको पंच जन कहते हैं सर, ठीक है। बाकी के जो 5 है सर वो नॉन आर्यन है, वो ये वाले है सर, ये जो पिंक वाले है ना सर, ठीक है, अलीना, पक्का, भाला, शिवान, वैष्णवी, समझे नहीं समझे। तो वो आर्यन समाज के पार्ट नहीं है, ऐसा बोला गया है उनके लिए सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर से एक तो पहले हमको समझ में आता है कि इनके बीच में कल्चरल इंटरेक्शन भी थे, और यहाँ पे राजन का इंपॉर्टेंस था। अब नेचर ऑफ पॉलिटी के अंदर पहला तो आपको प्रश्न क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं फिर से व्हाइट बोर्ड के अंदर लिखता रहूंगा क्योंकि क्वेश्चन सबको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे सर, समझे। तो किताब के अंतर्गत सीधे सीधे नहीं आएंगे सर। तो नेचर ऑफ पॉलिटी के अंतर्गत हमको पता चलता है कि क्लैन बेस्ड पॉलिटी थी, समझ में आया कि नहीं आया। क्लैन बेस्ड पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जन हुआ करते थे, और ये जन मूल तरह से इनफैक्ट इसको एक राजन चलाता था। अब राजन की अपॉइंटमेंट हमको क्या पता चलती है, अपॉइंटमेंट के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि ये नॉन हेरिडेटरी थी। नॉन हेरिडेटरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे राजन वंश परंपरागत नहीं आता था। इसकी अपॉइंटमेंट एक काउंसिल के द्वारा की जाती होगी मोस्ट प्रोबब्ली। ये काउंसिल को ही हम लोग विश के रूप में पहचानते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि राजन को चलाने के लिए वी आल्सो फाइंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर आल्सो देयर सर, है ना। तो राजन को मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिख जाते हैं हमको। वी आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज दैट वर एक्चुअली हेल्पिंग द रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है। तो आपको ये 3-4 प्रकार की बॉडीज यहाँ पे दिख जाएगी सर, ठीक है। तो अलग अलग बॉडीज थी जो राजन को मदद कर रही थी, जो राजन अकेले रूप में नहीं काम कर पा रहे थे। अब वो कौन सी बॉडीज थी, तो एक तो थी सभा, गेटिंग अ पॉइंट। दूसरी आपको मिलेगी समिति, समझे कि नहीं समझे। तीसरी आपको मिलेगी विधात, एंड इसके साथ साथ आपको बोलेगी गण सर, ठीक है। अब गण का मेंशन ऋग्वेद में बहुत कम किया गया है, बट इन मेनी एरियाज वी विल फाइंड द गण इज आल्सो मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सर, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चल रहा था उस समय के दौरान आपको सभा मुख्य एक बॉडी के रूप में मिलेगी सर, ठीक है। सभा के अंदर आप समझने की कोशिश करोगे तो ओल्डर पीपल काइंड ऑफ ऐसे लोग थे जो इसके अंदर चर्चा में आते थे, और दे यूज्ड टू डिस्कस मल्टीपल थिंग्स एज वेल सर, ठीक है। उसके बाद दूसरी आपको समिति दिखेगी। समिति का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो मूल तरह से असेंबली का काम करती थी, मतलब विधान परिषद का काइंड ऑफ। और इसमें इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि इलेक्शन ऑफ द किंग वाज आल्सो टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना। तो काइंड ऑफ राजा की अपॉइंटमेंट हमने से करते होंगे, और इससे हमको पता चलता है कि क्लैन बेस्ड बहुत ही क्लोज निट स्ट्रक्चर हुआ करता था। क्लोज निट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो क्लैन था वही डिसाइड करता था, और मोस्ट प्रोबब्ली क्लैन मेंबर जो है वही लोग सभा समिति के अंदर बैठते होंगे सर, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो थी वो सोसाइटी के साथ इंटर रिलेटेड है, और मूल तरह से एक विशेष प्रकार का आर्यन कुल के ही लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, उनमें से एक बंदे को राजा बना दिया गया है सर, समझे नहीं समझे। तो काइंड ऑफ वेरी क्लोज निट स्ट्रक्चर, क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ राजन, बट द राजन वाज नॉन हेरिडिटरी, डिफरेंट बॉडीज वर देयर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द राजन, एंड इनफैक्ट हम लोग ये पता चलता है कि 3 अलग अलग प्रकार की बॉडीज भी हमको यहाँ से मिल जाएगी सर, ठीक है ना। अब डेमोक्रेसी प्रॉपर तो नहीं कहेंगे, बट काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि भाई वहां पे राजा की सत्ता को काबू में लेने के लिए, अब राजा की सत्ता को उस टाइम पे इस प्रकार की लिमिटेशंस या आप देखोगे तो क्यों डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर का उतना महत्व नहीं है थोड़ा बहुत सर, ठीक है। पर जो लार्ज स्केल प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड होना चाहिए, बिग एम्पायर्स होने चाहिए, वो सब नहीं हो रहे थे, तो राजन का भी उतना आपको महत्व नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। उसमें जो विधत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, याद रखिएगा सर, ठीक है। विधत का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे सब लोग आते थे, तो डेलिब्रेटिंग बॉडी है ना, समझे। तो डिस्कशन के ऊपर चर्चा होता था, रिक्रिएशनल टॉक्स होती थी। इनफैक्ट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी थी जो राजा को इन्फ्लुएंस करती थी। मतलब आप रामचरण शर्मा को पढ़ोगे तो विधत के बारे में काफी हाईलाइट करके बताते हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि भाई ये एक ऐसी बॉडी थी जहां पे कल उठ के आर्यों के बीच में जब लड़ाई होती थी, आर्य अनार्यों के बीच में लड़ाई होती थी, नॉन आर्यंस के बीच में जब लड़ाई होती थी, तभी भी हमको पता चलता था कि दिस विधत वाज एक्चुअली द अल्टीमेट डिसाइडिंग फोर्स बिटवीन द शेयरिंग ऑफ द वॉर बूटी। मतलब आप जो पैसा
कमा के लेके आए हो, पैसा तो उस टाइम पे था नहीं, पर जो रिसोर्सेज लेके आओ, जनरली क्या था, रिसोर्सेज के रूप में आपको ये कैटल्स और ये सब दिख जाएंगे सर, ठीक है, तो उनको शेयरिंग कैसे किया जाएगा सर, है तो यहाँ पे डिसाइड होता था, क्योंकि यहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट करते थे सर, ठीक है। तो विधात वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, एंड ये इन्फ्लुएंशियल होने के कारण इसका प्रभाव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको काफी दिखता है। अब ये हमको कहाँ से पता चला, तो वैदिक लिटरेचर के अंदर जो हाइम्स है, जो मंत्र है, उसी के बेसिस के ऊपर से वी कम टू नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ विधात, सब नहीं समझे है ना। अब सवाल ये आता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन आपको चलवाना है सर, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन चलवाने के लिए आपके पास अलग अलग बॉडीज भी है। अब ये बॉडीज इनफैक्ट आपको कार्य कर रही है, पर आप अगर एक छोटे से सेटलमेंट में रह रहे हो तो यू आल्सो नीड सम काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसोर्सेज एज वेल सर, ठीक है। तो वी सी कि यहाँ से हमको पता चलता है कि जो टाइप ऑफ टैक्सेस जो हुआ करते थे, वो टाइप ऑफ टैक्सेस के अंतर्गत आपको मिलेगा कि वॉलंटरी टैक्सेस का आपको रोल दिखता है सर, ठीक है। और वॉलंटरी टैक्सेस के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के टर्म्स दिख जाएंगे, एक भाग दिख जाएगा सर, समझे नहीं समझे, दूसरा देखोगे तो आपको बलि दिख जाएगा सर, ठीक है। तो यूल फाइंड टू प्रोमिनेंट टैक्सेस, और इसके साथ साथ हम लोग को तीसरा दिखेगा शुल्क, पर शुल्क एक्चुअली टैक्स का प्रकार नहीं है सर, ठीक है। शुल्क उस टाइम के अंदर इनफैक्ट मेजरमेंट के लिए यूज होता था, तो कि भाई तुम्हारा कितना ग्राम मिलेगा और मेरा कितना ग्राम मिलेगा, है ना, कुछ लेके आए हैं हम लोग, तो इट वाज काइंड ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू सर, ठीक है। भाग और बलि के बीच में फर्क क्या है सर, ठीक है। तो बलि जो था वो वॉलंटरी ऑफरिंग था सर, है ना। तो वहाँ के जो क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल यूनिट के जो लोग थे, जनरली हम लोग कह सकते हैं कि कूल में रहने वाले जो लोग थे, ये सब के सब लोग इनफैक्ट यहाँ पे राजन को अलग अलग प्रकार की बलि देते थे, क्योंकि राजन का कार्य क्या था, राजन का कार्य था प्रोटेक्ट दी पीपल एंड प्रोटेक्ट दी कैटल सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो भाई आवाम को बचाना था, उसको लोगों की सेवा करनी थी, तो इन दोनों कंडीशंस के अंतर्गत लोग भी उसके सामने रेसिप्रोकेट करेंगे सर, है ना। और ये वॉलंटरी था, कंपल्शन नहीं होता है तो होता क्या है सर, ठीक है। किसी ने एक दिया, किसी ने दो दिया, किसी ने है ना दूध निकाल के दे दिया, किसी ने दही दिया, किसी ने घी दे दिया सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो इसमें क्या है कि एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आएगी नहीं सर, गेटिंग ऑफ। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको भोग दिखता है ना, तो भोग का मतलब ये होता है काइंड ऑफ, या भाग जिसे हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। सो वी सी दैट ये पार्टीशन था, मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ डिवीजन। तो आपके पास जितनी भी इनफैक्ट ये जो आप लड़ाई बड़ाई कर रहे थे या अंदर अंदर इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो उससे जो भी पैसा आ रहा था, पैसा मतलब जो संपत्ति आ रही थी, उसको ये लोग डिवाइड करते थे, पर डिवाइड राजा अकेला नहीं करता था। मैंने आपको बताया कि द डिवीजन वाज ऑलवेज बेसिकली मेंटेन बाय द विधात, समझे नहीं समझे, है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके अंतर्गत ये बलि और भाग इनफैक्ट दो प्रकार के आपको रेवेन्यू सिस्टम या कहेंगे कि अर्ली रेवेन्यू कलेक्शन का एक प्रकार मिल जाता है। उसमें भाग तो इस टेक्निकली वॉर बेस्ड आपने जो रेड की है वहां से जो भी मिला है उसका शेयरिंग होता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था, वी सी दैट द टाइप ऑफ टैक्सेस के अंतर्गत हम लोग जब देखते हैं तो वी कम टू नो कि यहाँ पे रेवेन्यू इनके पास थी नहीं सर, है ना। तो रिसोर्सेज जैसे मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं सर, ठीक है। अब रिसोर्सेज नहीं मिलने के कारण वी सी कि यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा सर, समझे नहीं समझे। इनफैक्ट अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो यू आल्सो नीड आर्मी एज वेल, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ स्टैंडिंग आर्मी सर, है ना। सो बिकॉज़ देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, वी फाइंड कि इनके बीच में जब लड़ाइयां होती थी, जब वॉर्स होती थी, बैटल्स होती थी, तो कौन मदद करता था सर, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। तो ऋग्वेद के अंदर फिर उसके बाद चर्चा हुई, विचार हुई, फिर पता चला कि इनके क्लैन बेस्ड मिलिशिया हुआ करते थे। अब व्हाट डू मीन बाय द टर्म क्लैन बेस्ड मिलिशिया सर, ठीक है ना। तो राजा को जब जरूरत पड़ती थी तो लोकल क्लैंस के लोग, है ना, बंदे लेके आ जाते थे। जैसे आजकल भी हम लोग करते हैं कभी कभी फोन, हाँ 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 भाई 10 बंदे लेके आ जाओ, फटाफट मैं चौराहे पे खड़ा हूं सर, ठीक है। तो वही कंडीशंस आपको मिलेगी, छोटी 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 मिलिशिया ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं, और वही मिलिशिया ग्रुप्स के बेसिस के ऊपर से इनफैक्ट इनकी लड़ाई झगड़ों के सेटलमेंट हो जाते थे सर, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ आपको हर एक चीज इंटरेस्टिंगली दिखेगी कि उसमें आपको हर एक के राजपुरोहित दिखते हैं सर, ठीक है। तो इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि एवरीवेयर द राजपुरोहित और द रॉयल प्रीस्ट हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर, ठीक है। ये जो रॉयल प्रीस्ट हुआ करते थे, इसी में कल हमने आपको बताया था वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना सर, ठीक है ना। तो आपको याद आया होगा कल का क्लास की वी वर डिस्कसिंग कि रॉयल प्रीस्ट थे जो रणशिंगा मतलब काइंड ऑफ वॉर को डिक्लेयर करते थे, वही थे जो इनके बीच में सेटलमेंट भी करवाते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ये इससे बेसिस के ऊपर से हमको नेचर ऑफ पॉलिटी समझ में आ रही है अर्ली वैदिक पीरियड की, कि रेवेन्यू रिसोर्सेज लिमिटेड थे, एक्सपेंशन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट हमको पता चला है कि ये वो पीरियड है कि ज्यादा आपको क्या कहते हैं कि एविडेंसेस नहीं है कि एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है ना। तो लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमको यहाँ मिलता है। तो रेवेन्यू के रिसोर्सेज के रूप में सर, है ना, कि जो स्टेडी रेवेन्यू मिलनी चाहिए, जो स्टेबल रेवेन्यू मिलनी चाहिए, जो फिक्स रेवेन्यू स्टेट को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही थी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ की जो पॉलिटिकल यूनिट है वो थोड़ी बहुत हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेजाइल थी सर, सब देखने समझे, है ना। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस की एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर या रिसोर्सेज का जिस तरह से आपको बाहर काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है सर, गेटिंग पॉइंट। तो पहली चीज तो हमको समझ में आती है कि परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ना होने के कारण इनफैक्ट राजा की अपॉइंटमेंट भी उसी तौर के ऊपर चली जाती है। और फिर लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे धीरे धीरे जैसे एक्सपेंशन होने की शुरुआत हुई पॉलिटिकल कंडीशंस में, तो हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब देखो ये सब नेचर ऑफ पॉलिटी में आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, हर एक चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको कभी कभी पूछता है कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मोनार्की फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड, फ्रॉम द वैदिक पीरियड टू द मौर्यन पीरियड, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आपको इंटरेस्टिंगली एक ट्रेस करना पड़ता है, ट्रेस द डेवलपमेंट, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है ना कोई एक फॉर्म के अंदर नहीं आ रहा है, एक टॉपिक से तो आएगा ही कि भाई वैदिक युग में या महाजनपद के अंदर राजाओं के बारे में बता दो, बट कभी कभी वो से ऊपर चला जाता है, वो कहता है कि मौर्य से लेकर गुप्ता इस तक मोनार्की के नेचर के ऊपर डिस्कस करिए सर, ठीक है। तो फिर एक्सट्रैक्ट, क्योंकि आपने पढ़ा तो होगा, स्लाइड्स में भी होगा, किताब में भी चैप्टर वाइज दिया होगा, फिर इवेंचुअली अगर आपको फिर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें फिर ये सब चीज आपको बता, चेंजिंग ट्रेंड्स है ना, समझे नहीं समझे। तो यूपीएससी वांट्स यू टू एनालाइज, है ना, तो आप जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें आप समझने की कोशिश करिए। देखिए विधात एक ऐसी बॉडी है सर, है ना, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। विधात एक ऐसी बॉडी है जहां पे हमको पता चलता है कि राजा के चुनाव के लिए लोग पार्टिसिपेट करते थे सर, है ना। और विधात का समिति सर, ठीक है। एक्चुअली सभा एंड समिति वर कंसीडर्ड द डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन। तो ये एक्चुअली दोनों की दोनों ब्रह्मा जी की बेटी के रूप में कंसीडर की गई है सर, गेटिंग अपॉन। तो एक तो वैदिक लिटरेचर में उसका एक तो ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी समिति जो है वो असेंबली थी, मतलब वो एक सभा के रूप में काम कर रही थी, और जनरली इसका कार्य इलेक्शन ऑफ द किंग के अंदर ज्यादा मिलता है सर, ठीक है। तो जो विश के मेंबर हुआ करते थे ना, विश मैंने आपको बताया जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट थी, वो लोग समिति के अंदर बैठते होंगे सर, ठीक है ना। विधात के अंदर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इसमें स्त्री भी थे, इसमें पुरुष भी थे, और इसमें सामाजिक कार्य भी होते थे, इसमें रिक्रिएशनल कार्य भी होते थे। अब रिक्रिएशनल का मतलब क्या है कि अदर देन पॉलिटिकल थिंग्स अदर मैटर्स वाज आल्सो डिस्कस सर, ठीक है। इसमें लड़ाई झगड़े की भी मैटर चर्चा होती थी। तो एक्चुअली विधात को काफी सारे लोगों ने इनफैक्ट ना सभा समिति से कम आंका है, मतलब मेनी हिस्टोरियंस है गिवन द ओपिनियन कि विधात जो है वो थोड़ी कमजोर होगी, बट आज की तारीख में ये जो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि भाई हमको यहाँ पे विधात जो है वो राजा को इनफैक्ट ना चेक करने के लिए बॉडी के रूप में मिलेगी सर, ठीक है।
तो मैं आपको कल बता रहा था, इनकी किताब में पढ़ रहा था, क्या कहते हैं रणबीर चक्रवर्ती की सर, ठीक है। तो रणबीर चक्रवर्ती साहब ने रामचरण शर्मा को टाँक के लिखा है सर, है ना, कि भाई विधात का महत्व काफी हमको मिल जाता है सर, ठीक है। तो वो अर्ली इंडिया की किताब है, मैं आपको बता रहा था सर, ठीक है। तो ये सब कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी। तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस है ऐसे, डायरेक्टली क्या कहेंगे कि साइलोज में हमको डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, जैसे आज की तारीख में लोकसभा राज्यसभा मिल जाते हैं सर, ठीक है। और काइंड ऑफ वेरी पेपर थिन डिफरेंसेस कैन बी सीन, है ना। और नेचर ऑफ वर्किंग मूलतः हमको वैदिक लिटरेचर से जानना है, तो फिर काफी सारी चीजें में इंटरप्रिटेशन में आज की तारीख में प्रॉब्लम आता रहता है। बट एक चीज पता चलती है कि इट वाज मोर ऑफ अ मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी, मतलब एक से ज्यादा चर्चा करती थी, एक से ज्यादा विचार करते थे सर, ठीक है ना। पॉलिटिकल मैटर्स की चर्चा होती थी सर, है ना। सोशल गैदरिंग भी यहाँ पे होता होगा, तो ये लोग हवन और यज्ञ करते होंगे, वो विधात के थ्रू ही करते होंगे सर, समथिंग। तो इसके लिए बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। कभी कभी आपको शब्द दिखाया जाएगा गण सर, ठीक है। माइट बी असेंबली फॉर कॉमन पीपल, है ना। तो कॉमन मैन के साथ कभी राजा चर्चा करता होगा, तो मोस्टली उसको गण के रूप में कहा गया है। बट इसके ऊपर ज्यादा हमको प्रकाश नहीं डाला गया है सर, मतलब वी डू नॉट फाइंड मच ऑफ द एविडेंसेस ऑफ द टर्मिनोलॉजी गण, मतलब सभा समिति विधात ज्यादातर लोगों ने इसको लिखा है सर, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ पॉलिटी आपको समझ में आया कि क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे रहती है और राजा का क्या कार्य है सर, ठीक है। अब वैदिक पीरियड के समय पे सवाल ये आता है कि राजा अकेला तो था नहीं सर, ठीक है। अब वुमेन तीनों के अंदर आपको मिलेगी, सभा समिति और विधात तीनों के अंदर आपको स्त्रियों का योगदान दिखेगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं वुमेन के रोल के बारे में सर, ठीक है। सो वील सी दैट सभा समिति विधात के अंदर हमको एक पॉइंट इसके अंदर से लिख सकते हैं, वो है द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एज वेल सर, ठीक है। एंड व्हेन वी सी द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दिस बॉडी, दिस थिंग शोज कि यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो इंक्लूसिवनेस थी वो भी हमको मिल जाती है सर, ठीक है। तो नेचर ऑफ पॉलिटी के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलता है। और वुमेन पार्टिसिपेशन के रूप में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं कि दे वर हैविंग द डिसीजन मेकिंग पावर सर, समझे ना। तो ये भी कुछ काइंड ऑफ कंडीशंस इसके अंदर से हम लोग लिंक अप कर देंगे सर, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। अब राजा अकेला तो था नहीं सर, तो राजा अकेला नहीं था, तो वी विल फाइंड समथिंग कॉल्ड एज मंत्री परिषद, है ना। तो मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके साथ एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स है जो राजा को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में कार्य करते थे और मदद करते थे सर, ठीक है। तो ये जो कार्य था इसी को ही बेसिकली आपके मंत्री परिषद के रूप में जाना जाएगा। और ये मंत्री परिषद में वी फाइंड मल्टीपल रोल ऑफ ऑफिशियल्स एट दैट टाइम सर। अब आप देखिए, वी कम टू नो द मल्टीपल नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशंस, यहाँ से हमको पता चलता है। अब किन किन लोगों को हमको पता चलता है कि इनफैक्ट है ना एक पूरी सिस्टम चलती थी। पहली चीज तो हमको पता चलती है वो है दी पोर्टफोलियो सिस्टम इनटू दी ऑफिशियल्स, समझे नहीं समझे, है ना। पोर्टफोलियो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक सेनापति है सर, एक स्पाई का काम कर रहा है, एक पुलिस ऑफिशियल है सर, ठीक है। अब आप जब प्रीलिम्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स के अंदर कि भाई ये टर्मिनोलॉजी को बता दीजिए, इसका मतलब क्या है सर, और तब गड़बड़ चल रहे होते हैं काफी लोगों के सर, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इसी को एनालिसिस करेंगे सर, है ना। पहला तो पता चल रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ रॉयल प्रीस्ट इन दी पॉलिटिकल सिचुएशन सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो नेचर ऑफ पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि प्रीस्ट की एडवाइस बहुत मैटर करती थी राजा के लिए सर, ठीक है। और प्रीस्ट की एडवाइस मैटर करती थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि काइंड ऑफ रिलीजियस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होंगे सर, इस प्रकार की हम लोग यहाँ कह सकते हैं सर। अब आज की सेकुलरिज्म के साथ उसको कंपेयर मत करिएगा सर, समझे नहीं समझे, है ना, क्योंकि आज की सेकुलरिज्म अभी आई है रिसेंटली, है ना। तो पहले के टाइम के अंदर आपको इस प्रकार की सिस्टम दिख जाएगी। अब ये प्रीस्ट का कार्य क्या था, है ना, तो ये राजा को राजधर्म सिखाते थे और राजा को कहते थे कि भाई राजन तुम ये कर रहे हो, ये सही है, ये गलत है, और धर्म के हिसाब से हमको चलना है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो इनकी एक तो आपको इंपॉर्टेंस दिखती रहेगी। इसके सिवाय आपको कमांडर दिखता है, सेनापति दिख जाता है सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। वी आल्सो सी दैट यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी दिखेगी, वज्रपति। अब देखिए दो तीन पॉइंट मैंने आपको बताया। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत, तो मैंने आपको बताया कि वैदिक पीरियड के समय पे जो रेवेन्यू सिस्टम थी उसमें स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी सर, है ना, समझे नहीं समझे। अब स्टैंडिंग आर्मी नहीं होने के कारण वी फाइंड की ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट रेवेन्यू के अंदर हमको एग्रीकल्चर का भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है सर, है ना। तो वेरी लिमिटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, उसको लेकर भी आज की तारीख में नए शब्द हमको मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि शायद तक एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। तो एग्रीकल्चर नहीं था तो फिर इनका इकोनॉमी कैसे चलता था सर, ठीक है ना। तो वी सी दैट पेस्टोरल लैंड के अंतर्गत वी कम टू नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस सर, ना। अब पेस्टोरल लैंड का मतलब क्या था, क्योंकि इनके पास बहुत सारी कैटल्स थी एंड बिकॉज दे हैड मल्टीपल कैटल्स, तो वी कम टू नो दैट ये कैटल्स को चरवाने के लिए जो जानवर थे, पशुपालक जो भी थे इनके पास, तो उसी के कारण यहाँ पे हमको एक पेस्टोरल इकोनॉमी के संरक्षक के रूप में एक ऑफिशियल दिखेगा सर, ठीक है। ये ऑफिशियल का रोल आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो द रोल सर, ठीक है। सो वी फाइंड द वज्रपति सर, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से पेस्टोरल लैंड को चला रहा है सर, गेटिंग पॉइंट। तो ये चीज दर्शाती है कि भाई इनका एक महत्व था उस टाइम के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी तो सेनानी क्यों, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी बट जब जरूरत पड़ती थी तो इनफैक्ट इनको यहाँ पे लोग इकट्ठे करने पड़ते थे। और मैंने आपको बताया कि जब मिलिशिया भी आती है तो उसका एक लीडर तो होता ही है, होता है कि नहीं होता है सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे सेनानी का रोल प्ले मेंशन किया गया है वैदिक पीरियड के समय पे सर, ठीक है। तो इनफैक्ट आप उपिंदर सिंह को पढ़ोगे पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया या वॉर्स के ऊपर उन्होंने यहाँ पे लिखा है, उपिंदर सिंह ने लिखा है। नहीं, पॉलिटिकल वायलेंस शायद तक इन्होंने लिखा है, रामचंद्र शर्मा ने लिखा है या इन्होंने लिखा है और रोमिला थापर ने लिखा है सर, ठीक है। बट उन्होंने उसको हाईलाइट किया है। उपिंदर सिंह ने भी इनफैक्ट वो एक वायलेंस के ऊपर बात की लिखी है कि लड़ाई वड़ाई कैसे होती थी सर, ठीक है ना। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो कहानी ये मिलती है कि एक तो आपको पता चलता है कि पुरोहित का इंपॉर्टेंस है, बाकी सारे ऑफिशियल्स का आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा सर, समझे नहीं समझे। तीसरी चीज इसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक शब्द लिखा गया है स्पास, और स्पास का मतलब ये हो रहा है बेसिकली स्पाई सिस्टम सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। सो वी फाइंड कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है सर, ये पॉलिटिकल सिचुएशन के अंतर्गत हमको ये भी पता चल रहा है कि स्टेट को स्टेबल रखने के लिए भले यहाँ पे मिलिशिया का यूज हो रहा है, स्टैंडिंग आर्मी का लिमिटेड इनफैक्ट डेवलपमेंट था, बट वी फाइंड कि एक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी ये उसी के लिए इन्होंने स्पाई सिस्टम का यूज किया है। अब देखिए ये स्पाई सिस्टम मतलब आज के टाइगर भाई नहीं हुआ करते थे सर, ठीक है। बट हम लोग को पता चलेगा कि कैटल बेस्ड इकोनॉमी थी एंड एट टाइम्स हमको पता चलता है कि आर्य और नॉन आर्यंस के बीच में काफी सारे कंफ्लिक्ट होते थे। ऋग्वेद में एक कहानी पानी की आपको मिलेगी और ऋग्वेद कहता है कि ये जो पानी लोग है ये पानी पानी करके हमारी, है ना, गाय भैंस, गाय मतलब गाय को चुरा के लेके चले जाते थे सर, ठीक है ना। तो चुरा के गाय मेरा पानी चले सर, ठीक है ना, फिर गाने बजते हैं उसके ऊपर से। तो दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि दे हैव डेवलप्ड एन इलॉबरेट तो नहीं बट काइंड ऑफ स्पाई सिस्टम का इन्होंने डेवलपमेंट किया। तो इससे भी हमको पता चलता है कि एक सिक्योरिटी अपैरेटस डेवलप हो रहा है इनके समय पे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया सर। बाकी आपको मीडिएटर दिखेंगे कि इनके बीच में कंफ्लिक्ट हो रही थी तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए। ग्रामीणी तो मिले ही थे पहले से ही जो गांव के थे, और दंपति या बेसिकली कुलपति कहते हैं जो आपके फैमिली के हेड हुआ करते थे सर, ठीक है। इन सब की मदद से राजा अपना शासन चलाता था और इसी के बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि द पॉलिटिकल सिचुएशन के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट का
ओरिजिन होने की शुरुआत हो रही है। सो दिस एन एग्जांपल ऑफ अर्ली स्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको सर? और अर्ली स्टेट के अंतर्गत हमको फ्यूचर के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इसके फीचर्स में पोर्टफोलियो सिस्टम, क्लैन बेस्ड पॉलिटी, नो हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट ऑफ द किंग, किंग्स रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टैक्सेस वर वॉलंटरी, नो कांसेप्ट ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी ऑल्सो फाइंड द सिक्योरिटी apparatus, we'll also see the importance of officials in the form of the pastoral land sir। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो इन सब कंडीशंस के बेसिस के ऊपर से हम कह सकते हैं कि इनके यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सिस्टम हुआ करती थी। अब इसमें आप बोल रहे हो कि जीवा ग्रिप का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो बेसिकली पुलिस ऑफिशियल्स का रोल प्ले करते थे। मतलब पुलिस ऑफिशियल मतलब आज का नहीं होगा, बट उस समय के दौरान जो इनके बीच में अंदर अंदर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, विलेज सेटलमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, है ना? तो ये तो अंदर से काम करते हैं स्पाई लोग तो सर, ठीक है, ये बाहर से काम करते होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना? तो ये चीज आपकी एक सिक्योरिटी apparatus के अंदर हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं सर, गेटिंग पॉइंट। तो पहली चीज तो हमको नेचर ऑफ पॉलिटी के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके लिखोगे सर, है ना? और ये सब पॉइंट्स आपके एक्सट्रैक्शन के अंदर आने चाहिए। अब इसमें आपको मसाला के अंदर जो कीवर्ड्स मैंने दिए हैं, जो स्लाइड्स में आपको बताया है, वो कीवर्ड्स आप डाल दोगे तो आंसर एकदम रेडी हो जाएगा गार्निशिंग के रूप में सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, है ना? तो आपको पूछेगा कि डिस्कस विद एग्जांपल्स द अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन द वैदिक पीरियड, है ना, कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ पॉलिटी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन देखिए क्या है कि आप जो चीज प्रीलिम्स में याद रखते हो कीवर्ड्स के रूप में, टर्मिनोलॉजीज के रूप में ना रट्टा मार देते हो, इसी को एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपकी ऑप्शनल के मेंस की तैयारी होने की शुरुआत हो जाएगी और डायरेक्शन आपको मिलता रहेगा। तो इनफैक्ट ये जो स्लाइड्स हमने जीएस के कोर्स में भी, इसमें से ऑलमोस्ट 70-80% स्लाइड्स हमने जीएस में पढ़ी थी, तो अब जीएस कोर्स में आए होंगे तो आपको पता होगा, पर उसमें फासम फास जा रहे थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। अब किंग को किस बेस के ऊपर चूज करते थे वो काफी इंटरेस्टिंगली फिनोमिना आपको यहाँ पे मेंशन मतलब किया गया है। कुछ कुछ जगहों के ऊपर इनफैक्ट ये लोग की टर्न बाय टर्न चांसेस मिलते थे। टर्न बाय टर्न का मतलब है कि एक लाइन के लोग थे तो पहले एक फैमिली से आता था, फिर दूसरे फैमिली से आता था। कभी कभी आपको किंग को अपना प्रूव करवाना पड़ता था कि आई एम केपेबल ऑफ रूलिंग एज वेल सर, ठीक है ना? सो काइंड ऑफ इनके बीच में कंपटीशन होगा, वो लेटर पीरियड के अंदर आपको मिलता है। लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपटीशन विल बी टेकिंग प्लेस, है ना? जैसे बुद्ध को भी ये देवदत्त के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी टू एस्टैब्लिश हिज थ्रोन एज बुद्धा सर, ठीक है ना? कि बुद्ध की कहानी ये है कि उनके कजिन ने चैलेंज किया था उनको सर, है ना? तो वो तो थोड़ा भी लेटर पीरियड में है, बट इनिशियल पीरियड में हमको ये देखने को मिल रहा है कि क्लैन के लोग टर्न बाय टर्न राजा की अपॉइंटमेंट करते होंगे, लगभग तो यही चीज हमको यहाँ से देखने को मिलती है। खैर, तो एक तो ये चीज आपको यहाँ से दिखेगी, कैटल बेस्ड इकोनॉमी। कैटल्स का मतलब क्या है सर, ठीक है? सो कैटल्स मतलब व्हाट आई एम नॉट एबल टू गेट, मतलब कैटल चुरा के लेके आएगा वो राजा की बात कर रहा हूं सर, ठीक है? अब बेस्ड ऑन कैटल्स या काइंड ऑफ कैटल बेस्ड सिस्टम के ऊपर से उसको प्रूव करवाना होगा तो एक कंडीशंस पॉलिटी के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं सर, गेटिंग पॉइंट। तो ये याद रहेगा सबको कि क्या कंडीशन रहती है सर, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा कि वैदिक पीरियड के अंतर्गत राजा इनफैक्ट एकदम ब्रेव और स्किलफुल होना चाहिए सर, है ना? और उसकी परीक्षा अलग अलग प्रकार से लोग ले लिया करते थे कि राजा की अपॉइंटमेंट क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर, ठीक है ना? दूसरे पॉइंट हमको घोड़े के मेंशंस बहुत दिखते हैं, रथ की मेंशंस दिख जाती है सर, ठीक है? पैट्रियार्कियल सोसाइटी दिख जाएगी। विल आल्सो फाइंड कि यहाँ पे जो भाग था मैंने आपको बताया ना सर, ये भागों का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हमको मिल जाता है सर, ठीक है? अब देखिए ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है बिकॉज़ विधात वाज अ बॉडी व्हिच वाज हैविंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मल्टीपल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो भाग हुआ करता था वो कॉमन मैन के अंदर भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था सर, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं व्हेन वी स्टडी द नेचर ऑफ पॉलिटिकल, तो वी सी दैट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आल्सो यूज्ड टू टेक प्लेस इन मल्टीपल एरियाज सर। समझ में आ रहा है आपको सर, ठीक है? तो एक नेचर ऑफ पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग ये लिखेंगे कि भाई इनके पास जो संशोधन हुआ करते थे उसको ये लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे अलग अलग प्रकार से। और किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे तो मैंने आपको बताया भाग, और भाग का 3 पार्ट बना जाता था सर, है ना? तो एक राजन के लिए सर, है ना, एक क्लैन के लिए, फिर पब्लिक के लिए, इवेंचुअली सर, गेटिंग पॉइंट। जो प्रीस्ट था वो भी थोड़ा बहुत लेके जाते थे सर, गेटिंग पॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर से हमको पता चलता है। सो बेस्ड ऑन द लीडर्स, प्रीस्ट एंड पीपल, और अलग अलग प्रकार के यज्ञ के द्वारा इनका जीवन चलता रहता था सर, ठीक है ना? तो वी फाइंड कि इस प्रकार की सिस्टम आपको यहाँ दिखेगी। अब धीरे धीरे क्या होता है सर, है ना, समवेयर इन द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 1000 बीसी तक आते आपको एक यज्ञ देखने को मिलता रहेगा, अश्वमेध यज्ञ सर, है ना? एक्चुअली अश्वमेध यज्ञ 10 राजन्य में भी हुआ था। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था कि अश्वमेध यज्ञ का इंपॉर्टेंस क्या था, कि राजा जो था वो अपना रथ दौड़ाता था, घोड़ा दौड़ाता था सर, ठीक है? और जहां तक राजा का रथ दौड़ेगा वो सब रीजन्स इनफैक्ट, है ना, राजा के साम्राज्य का पार्ट बन जाएंगे सर, सुप्रीमेसी के रूप में सर, ठीक है? तो मैंने आपको राजा सुदास के बारे में बताया था, भारत वंश के राजा थे सर, ठीक है? जिनके नाम से आपका भारत जो आज कंट्री बना है ना, कि भारत हम लोग कहते हैं, तो भारत वंश भी था और भारत राजा भी थे सर, ठीक है? तो कभी महाभारत की चर्चा करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे सर, ठीक है ना, कि भारत नाम कैसे आया, कहां से आ जाता। चलिए, तो वी सी दैट ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसमें अश्वमेध के एविडेंसेस मिलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसका अश्वमेध सबसे बड़ा था उसके द्वारा अपॉइंटमेंट राजा के रूप में उसकी होती थी सर, ठीक है? अब जैसे भीष्म को देखोगे सर, ठीक है? तो भीष्म जब चक्रवर्ती बनते हैं तो बट नेचुरल थी कि ही वाज द राइट चॉइस टू बी अपॉइंटेड एज अ रूलर, समझे नहीं समझे, है ना? तो भीष्म पितामह थे और फिर वहां से फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये आगे धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर, और सर उसके बाद फिर बंटाधार हो जाता है। चलिए सर, ठीक है? सो है ना, एक्चुअली इनफैक्ट आप कभी पढ़िएगा भीष्म प्रतिज्ञा सर, ठीक है? भीष्म जो प्रतिज्ञा लेते हैं, मतलब काइंड ऑफ जो ओथ लेते हैं, जो शपथ लेते हैं सर, है ना, वो इतनी भारी शपथ थी सर, और उसको फॉलो करना बहुत टफ था सर, ठीक है? बट ही समहाउ एडहर्ड टू इट। ओके, आप महाभारत को देखोगे ना तो मैंने आपको एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं सर, तो इतनी भारी चीजें आपको उसके अंदर से मिलेगी सीखने के लिए कि हाउ अ पर्सन इज एक्चुअली स्टिकिंग टू द वैल्यूज एंड द वर्ड्स दैट वाज गिवन टू हिज फादर सर, ठीक है ना? चलिए, तो ब्रह्मचार्य से लेके और भी चीजें आपको यहाँ दिखेगी। खैर, तो वी सी दैट यहाँ पे आपको एक ये चीज यहाँ पे मिलती है कि इंपॉर्टेंस क्या क्या थी और पॉलिटिकल सिचुएशन में हमको क्या क्या चीजें मिल रही है। तो याद रहेगा इतना पॉइंट आपको कि क्या कंडीशन रहती है। तो अश्वमेध यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा इनफैक्ट राजा की कंडीशंस यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। ये अश्वमेध यज्ञ अर्ली वैदिक पीरियड में भी एविडेंसेस मिलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या होता है सर, ठीक है? और फर्दर एक्सपेंशन होने की शुरुआत हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल सिचुएशन में अर्ली स्टेट का फॉर्मेशन है और सोसाइटी हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी इनफैक्ट, है ना, अर्ली वैदिक स्टेट, है ना? अब सोसाइटी की बात करेंगे तो सबसे पहले एक प्रश्न आता रहता है कि सर सोसाइटी में ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसका मेंशन कब देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है? तो याद रखिएगा कि अर्ली वैदिक लिटरेचर, जब हम लोग अर्ली वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे जिसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद के इनिशियली जो मंडल था, खास करके 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक का या 7 नंबर तक का, ये सबके सब पहले लिखे गए थे, है ना? मैंने आपको बताया था कल भी, ऋग्वेद इज अ मंडल ऑफ 10 बुक्स, तो उसमें 2 से 7 सबसे पहले लिखे गए थे। 1 8 10 वाला जो है या 1 8 10 9 वाले है सर, ठीक है? वो धीरे धीरे थोड़े बाद में कंपाइल किए गए थे सर, है? तो ये जो फैमिली के अंदर सोसाइटी का जो वर्ण की बात की गई है वो लेटर एडिशंस के अंदर आता है सर। सो इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द वैदिक लिटरेचर, याद रखिएगा सर, ठीक है ना, हमको सोसाइटी के अंदर इनफैक्ट बहुत ही लिमिटेड नॉलेज मिलेगा सर, समझे नहीं समझे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई यहाँ पे क्या कंडीशंस होती है और सोसाइटी के अंदर टैक्सेस और ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है?
सो वी हैव डिस्कस की क्या कंडीशन यहाँ पे रहेगी। अब देखिए इनकी सोसाइटी के अंतर्गत आपको दो प्रकार के डिविजन दिखेंगे। पहला चीज दिखेगा जिसे कहा जाता है आर्य लोग, सर, है ना। और आर्य के अंतर्गत ऐसे लोग जो मूलतः से इनके फैमिली के साथ रिलेटेड से, और दूसरे अनार्य के रूप में बोले गए हैं या नॉन आर्यन कहते हैं इनको, दास और दासियों के रूप में भी बोला गया है, ठीक है, गेटिंग अपॉन। सो वी सी दैट आर्यस वर दोस पीपल हु बिलोंग टू द सेम क्लैन, सेम लिंकेजेस, they had same family relations among themselves, and they were the ones actually they got the membership into the Vidhat, and they were the ones who were getting the resources back, sir, ठीक है। दास एंड दासियों बेसिकली ऐसे लोग थे जिसे एनस्लेव्ड के लिए बोला गया है ना, दासी कहा गया है या दासियों कहा गया है। मोस्ट प्रोबब्ली ये दासा, दासियों या दासी जो शब्द है ये फेमिनाइन जेंडर के लिए यहाँ पे टर्मिनलाइज किया गया है, सर, गेटिंग अपॉन, है ना। तो वी सी दैट यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिखेगी। ये सिस्टम के अंतर्गत आपको वर्ण प्रथा का मेंशन मिलेगा, पर वर्ण प्रथा बहुत लेटर एडिशन में, खास करके 10th मंडल के अंदर आपको मिलती है। अब 10वां मंडल जो है, सुनिए मेरी बात सर, ठीक है, 10वां मंडल जो है वो बहुत ही लेटर एडिशंस में हुआ था, मतलब करीबन 1000 के आसपास। आज की तारीख में अगर आप बिब्लियोग्राफिकल या वो क्या कहते हैं मैक्स मुलर वाली पॉइंट पकड़ोगे चलोगे तो, ठीक है। तो इनिशियली हमको वर्ण के अंतर्गत क्या पता चल रहा है, सो वी सी दैट वर्ण के अंतर्गत कलर की बात की गई है और कहा गया है कि भाई आर्यंस जो है वो मूलतः से बेसिकली एक फेयर स्किन कम्युनिटी के लोग थे, इनके सबके सब स्किन टोन सेम थे, मतलब दिखने में सेम होते होंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इसको वर्ण कहा गया है, सर, ठीक है। दास दासियों के रूप में दूसरे लोगों का मेंशन हमको मिल जाता है और उसी के अंतर्गत उनको अव्रत, अक्रातु, अनाश नाम का शब्द भी दिखेगा, और लेटर वैदिक पीरियड में यही लोग शूद्र बनते हैं, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। जैसे रामचरण शर्मा को पढ़ोगे तो वो कहेंगे शूद्रस के ऊपर कि भाई एंशिएंट इंडिया के शूद्र जो थे वो अर्ली वैदिक पीरियड के दास और दासी हुआ करते थे, सर, ठीक है। तो ये थियरी आज की तारीख में आपको दिखेगी एज अ पार्ट ऑफ द वर्ण ट्रेडिशंस। अब ये कौन थे दास और दासी, सर, ठीक है। तो ऋग्वेद कहता है कि दास और दासी लोग बेसिकली कैप्चर्ड लोग थे। कैप्चर्ड लोग का मतलब है कि जब हमने लड़ाई की तो आउटसाइड द वैदिक फोल्ड, हमारे बाहर के विस्तारों के अंदर जो हमको लोग मिल रहे थे, हमारे ऊपर आक्रमण भी किया था, इनको बारबरिक भी टाइम्स लिखा गया है, तो इनको हमने उठा दिया और फिर कहा कि आपको हमारे लिए कार्य करना है, सर, गेटिंग अपॉन, है ना, समझे नहीं समझे। तो इनको अलग अलग प्रकार का बेसिकली कार्य दिया जाता था। ऋग्वेद में इनिशियली कहा गया है कि भाई ये दास दासी वो लोग थे जो वैदिक सभ्यता के बाहर के विस्तार में रहते थे, एंड बेसिकली ये एग्रीकल्चर का काम करते थे, छोटा मोटा, सर, ठीक है। इनकी रिलीजियस बिलीफ हमसे अलग थी और इनके रीति रिवाज भी अलग थे और ये हमसे छोटे हैं क्योंकि ये दिखने में भी उल्टे लगते थे, सर, ठीक है। अब इनके लिए आप किताब में देखोगे तो बोला गया है कि इनका नाक थोड़ा ऐसा हो गया है ना, आंखें ऐसी हो गई, यू हम थोड़े एकदम स्मार्ट लोग थे, सर, गेटिंग अपॉन, है ना। तो ये कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब दास दासियों के मेंशन से हमको क्या समझना है, हमको समझना ये है कि द एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ दास एंड दासियों और व्हाटएवर द यूज ऑफ द दास एंड दासियों बिकॉज़ दे वर कैप्चर्ड इन द वॉर्स एज वेल, दिस थिंग शोज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्लेवरी सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, सर, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर पहली बात तो आपको वर्ण प्रथा के अंतर्गत दो प्रकार के वर्ण दिखे, एक आर्य और एक अनार्य, सर, है ना, आर्यन एंड नॉन आर्यन, क्लियर हुआ, सर। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, सर, है ना, बुलेट पॉइंट्स के रूप में ही, सर, है ना। तो वी सी दैट सोसाइटी के अंदर डिविजन्स के रूप में हम लोग लिखेंगे कि आर्यन वो लोग थे जिनका वर्ण के साथ जोड़ा गया है, और वर्ण बेसिकली आप देखोगे तो स्किन कलर के साथ टेक्निकल शब्द आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सर, ठीक है। एंड दूसरे जो नॉन आर्यन थे उनके लिए बोला गया था कि भाई ये बाहर के लोग हैं, सर, ये हमारे वर्ण के लोग नहीं है, इनकी स्किन थोड़ी अलग हुआ करती थी, इनके जो बॉडी के फीचर्स से थोड़े अलग हुआ करते थे, ये लोग प्रोफेशन का कुछ अलग काम करते थे, और बेसिकली इनके कस्टम्स और रिलीजन जो था वो भी अलग प्रकार का मिल जाएगा, सर, गेटिंग अपॉन, है ना, समझे नहीं समझे। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, वी सी के सोसाइटी में आर्यन अनार्य का आपको काफी सारे डिफरेंसेस दिखेगा और बेसिकली ये दास दासी प्रथा के अंतर्गत हमको चीजें मिलती हैं। अब यहाँ से हम लोग जब एनालिसिस करते हैं सोशल कंडीशंस इन द ऋग्वेदिक पीरियड, वी कम टू नो अबाउट द स्लेवरी एक्जिस्टेंस एज वेल। अब स्लेवरी कैसे पता चली, सर, ठीक है। तो ऋग्वेद में कुछ टर्मिनोलॉजी में मेंशन किया गया है कि ये दास और दासी हुआ करते थे, सर, है ना, तो इनको उठा लिया जाता था और इनको बेसिकली एट टाइम्स हम लोग काम करवाते थे। अब ये काम के अंतर्गत हमेशा हमको एक चीज मिल रही है कि द स्लेव्स वर टोल्ड टू परफॉर्म मल्टीपल एक्टिविटीज इन टू द हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड का मतलब है कि जो उनको राजन लेके आए उनके घरों के अंदर, बट दे वर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व टू डू द प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज का मतलब है कि लार्ज स्केल आपने एग्रीकल्चर करवा दिया हो या इनसे लार्ज स्केल आप देखोगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करवाया हो ना, कुछ टूल्स बना दिया गया, उपयोग में लेके गए होंगे, सर, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ह्यूमन लेबर अवेलेबल तो था इनके यहाँ पे, बट दे कुड नॉट डाइवर्सिफाई। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे थे, तो उसके पीछे का कारण ये था कि लैक ऑफ मेटल एंड द लैक ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, सर, समझे नहीं समझे। अब यही चीज अशोक करेगा, क्या करेगा, स्लेवरी सिस्टम। एक बार क्वेश्चन आया था कि ट्रेंड्स ऑफ ओरिजिन एंड ट्रेंड ऑफ स्लेवरी सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, पूरा 20 मार्कर या 20 मार्कर में पूछा गया, 30 में पूछा था, सॉरी आई रिमेंबर, कि पूरी स्लेवरी सिस्टम को हाईलाइट करिए, सर, है ना। तो काफी लोगों ने गड़बड़ कर दिए थे, पर उसमें तो फिर एक्सपेक्ट करना होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्लेवरी सिस्टम इनडायरेक्टली मिल रही है, कैसे मिल रही है, इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स किसने बनाए होंगे, सर, है ना। तो नरेगा वाले थोड़ी आके खड्डा खोद के गए होंगे ग्रेट बात के लिए, सर, ठीक है। हंटर चलाया होगा राजा ने तो खड्डा खोद दिया होगा, सर, समझे नहीं समझे। फिर यहाँ पे दास दासियों की बात मिलेगी, फिर आप देखोगे महाजनपद के अंदर हमको स्लेवरी सिस्टम के पता चलता है। मेगास्थनीज तो मना करता है पर अशोक खुद कहता है कि मैंने 1.5 लाख लोगों को गुलाम बनाया था, सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो फिर उसके अंदर आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। वो सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। लास्ट का मतलब क्या है कि जब पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा ना, तो 2-3 सेशन लास्ट में रखूंगा कि उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पूरा एंशिएंट इंडिया टाइमलाइन के हिसाब से, है ना, हाईलाइट या ट्रेस द डेवलपमेंट आता है, गिव एन अकाउंट आता है, ये सब वैसे वैसे शब्द है जहां क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट करवाना पड़ता है, सर, ठीक है ना। तो ये तो स्लेवरी सिस्टम की बात की गई है, सर, समझ में आया कि नहीं है। तो एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी we come to know about the slavery system as well, and basically नॉन आर्यन को दास कहा गया है, ये दास और दासियों के रूप में इनको हाईलाइट किया गया था, सर, ठीक है ना। सो विल सी दैट इनको बैटल्स के अंदर कैप्चर किया जा रहा है, दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ओनर, मतलब ओनर ऑफ द जो उसके जो मालिक था उसके अंडर में इनको कंसीडर हाँ अब ठीक लगा, चलिए, सर, ठीक है, थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी मेरी, सर, है ना। सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट, तो इनफैक्ट इनको अलग तरह से कंसीडर किया गया है। इन्हीं बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ पे जो सोशल डेवलपमेंट था, एक तो आपको वर्ण और अवर्ण लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन मिल जाएगी, सर, ठीक है ना। तो वी सी दैट सोसाइटी के अंतर्गत एक तो ये दूसरा हम लोग लिखते हैं एविडेंस ऑफ स्लेवरी, सर, समझ में आया कि एविडेंस ऑफ स्लेवरी के अंतर्गत हम लोग क्या इसको हाईलाइट करेंगे, हम बताएंगे कि स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट करती थी और उसके अंदर हम लोग लिख लेंगे दास और दासियों का इंपॉर्टेंस क्या है, सर, है ना। और इनको अलग अलग प्रकार के रोल्स दिए जाते थे एंड दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, सर, है ना। इनको प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट किया जाता था कि ये मेरी संपत्ति है, सर, है ना। तो ये लिमिटेड एविडेंस सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशंस के रूप में हमको मिल रहा है, बट नो वे डायरेक्टली वी सी द वर्ड वर्ण कमिंग इनटू द पिक्चर, ये याद रखिएगा, सर, ठीक है।
धीरे 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 करके इनफैक्ट जब 10वां मंडल आया तब जाके ये वर्ण का सिस्टम डेवलप होता है। अब सोशल डिविजन्स के अंदर जब हम लोग आर्यंस को देखते हैं, व्हेन वी सी द काइंड ऑफ आर्यंस, है ना, तो आर्यंस का इंपॉर्टेंस ये है कि आर्यंस के अंदर वर्ण मोबिलिटी का हमको एविडेंसेस दिखेगा सर, है ना। वर्ण मोबिलिटी का एविडेंसेस का मतलब क्या है कि इनफैक्ट वर्ण के अंदर रिजिडिटी नहीं थी सर, है ना। और रिजिडिटी नहीं होने के कारण वी सी अ पर्सन हु इज एक्चुअली लिविंग इन अ वर्ण कॉल्ड एज ब्राह्मण वर्ण, उसका जन्म हुआ है, ही कैन बिकम अ क्षत्रिय, ही कैन आल्सो बिकम अ वैश्य। खैर वैश्य एंड शूद्र मैंने आपको बताया कि काफी लेटर पीरियड के अंदर इसके अंदर डेवलप होंगे, बट पहले दो वर्ण की बात की गई है, फिर तीसरा आया, फिर चौथा तो सबसे लास्ट आपको दिखता है लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते, ठीक है। और ये मोबिलिटी इन वर्ण का आपको एग्जांपल दिखेगा, और ये एग्जांपल आपको हर एक किताब के अंदर कोट किया गया है। ये कोट किया गया है तीसरे मंडल के अंदर, और तीसरा मंडल इनफैक्ट आप देखोगे तो विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है। और विश्वामित्र जी यहाँ पे इनफैक्ट इंद्र को लिखते हैं कि ओ इंद्र फॉन्ड ऑफ सोमा, इंद्र जी को संबोधित करते हैं कि हे इंद्र, आप तो सोमरस के बहुत शौकीन हो, वुड यू मेक मी द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, क्या आप मुझे राजा बनाओगे, वुड यू मेक मी अ किंग, वुड यू मेक मी सेम दैट हैज ड्रंक सोमा, सर, है ना, कि भाई सोमरस पीने लायक आप कर दोगे, वुड यू इंपार्ट मी एंडलेस वेल्थ, क्या आप मुझे संपत्ति बनाओगे सर, है ना। तो एक साइड के ऊपर आप कह रहे हो कि भाई मैं ऋषि हूं, दूसरी साइड के ऊपर आप कह रहे हो कि मैं राजा हूं सर, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट समथिंग, तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल, है ना। तो दिस थिंग शोज कि यहाँ पे वर्ण की मोबिलिटी थी, क्योंकि वर्ण की रिजिडिटी होगी तो कोई बंदा इस तरह से भगवान को क्लेम नहीं करेगा सर, ठीक है। तो पहली चीज तो हमको पता चलता है मोबिलिटी इन वर्ण वाज देयर, कि यहाँ पे एक बंदा या एक इंसान जो है इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह इनफैक्ट ट्रैवल ट्रांजिट कर सकता है एज अ पार्ट ऑफ सोशल हायरार्की सर, है ना। तो सोशल हायरार्की एग्जिस्ट किया करती होगी सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं एग्जिस्ट किया कर रही थी, बट उसके अंदर रिजिडिटी नहीं थी सर, है ना। एंड रिजिडिटी नहीं होने के कारण क्या पता चल रहा है सर, है ना, वी कम टू नो फ्लेक्सिबिलिटी वाज देयर सर, है ना। एंड फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वी कैन गिव द एग्जांपल कि भाई किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट मिल रहा है सर, है ना। उसी तौर के ऊपर आपको नौवें मंडल के अंदर भी बोला गया, तो वहाँ पे कविराज कहते हैं कि जो ऋषि थे वो बताते हैं कि भाई आई एम द रिसाइटर ऑफ द हाइम्स, है ना, माय फादर इज अ फिजिशियन, माय मदर ग्राइंड स्टोन्स, वी डिजायर टू ऑब्टेन वेल्थ इन वेरियस एक्शंस। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये भी यही कह रहे हैं कि भाई मैं तो इनफैक्ट मंत्र गा रहा हूँ या श्लोक बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे फादर सब फिजिशियन है, मतलब ये प्रोफेशन को दर्शाता है। ये प्रोफेशन के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि कोई मेडिसिन का काम कर रहा था, मदर ग्राइंड्स विद स्टोन, है ना, तो मम्मी बेसिकली स्टोन का काम कर रही है, काइंड ऑफ, है ना, घर का काम करने की बात कर रही है। वी डिजायर टू ऑब्टेन वेल्थ, है ना, तो हम संपत्ति हासिल करना चाहते हैं। तो हमको पता चलता है दो तीन चीजें सर, ठीक है। पहली चीज वी कम टू नो कि यहाँ पे हायरार्की फ्लेक्सिबिलिटी थी। इसके अंदर हमको पता चलता है कि सोसाइटी जो थी वो ऑप्टिमिस्टिक थी सर। ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब है कि ये इनफैक्ट, है ना, जो गॉड्स को प्रेयर्स इन्वोक करते थे उसमें कंटिन्यूअसली ये कहते थे कि हमको वेल्थ या हमको प्रॉस्परस बनाइए सर, है ना, समझे नहीं समझे। एंड दिस थिंग शोज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड कि ये आउटवर्ड लुकिंग थी ना कि इनवर्ड लुकिंग थी सर, है ना। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस जब इंडिया की फिलॉसफीज को, इंडिया के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को देखते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आप तो बंद डब्बे के अंदर ही बात कर रहे थे सर, है ना, उसके बाहर जाने की बात नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं था। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द हाइम्स, है ना, द वेदिक पीपल आर एक्चुअली हाइलाइटिंग टू द गॉड्स, मतलब खास करके इंद्र एट दैट टाइम वाज द नंबर 1 गॉड, तो उनको इन्वोक करके मल्टीपल प्रेयर्स दिखती है। उन सब प्रेयर्स में यही बोला जाता है कि हमको शक्ति दे, है ना, शक्ति मां शक्ति सर, काइंड ऑफ, और इवेंचुअली बोला जाता है कि हमको संपत्ति चाहिए, हमको प्रोग्रेस चाहिए सर, ठीक है। सो इन द अर्ली वेदिक, या मैं कहूंगा कि जब इनिशियली जब ऋग्वेद की यहाँ पे डेवलपमेंट हुई तो उसमें जो वर्ण लिखा गया उसमें वैश्य और शूद्र की तो बात ही नहीं हो रही है सर, ठीक है। वैश्य शूद्र की जो इनफैक्ट डेवलपमेंट है वो करीबन 10वें मंडल तक आते आते आपको मिलेगी सर, मैंने आपको बताया। ये जो वर्ण प्रथा है वो 10th मंडल के अंदर आपको मिलेगी। 10th मंडल लिखा ही गया था काफी बाद के पीरियड के अंदर, एक और लेटर एडिशन। इसमें एक श्लोक दिखेगा पुरुष सूक्त का सर, है ना, तो इसको मैं कल के क्लास में आऊंगा जब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक डेडिकेटेड अलग से क्वेश्चन निकल जाएगा सर, है ना, कि पुरुष सूक्त के अंदर क्या है, क्यों हम लोग कंपेयर करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के साथ, तो इसके साथ आपको लिंकेजेस एस्टैब्लिश हो जाएगी सर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वर्ण प्रथा दिखेगी, और फिर उसके बाद ऐसा कहा गया है कि रिजिडिटी भी डेवलप होने की शुरुआत होती है सर, है ना। सो वी फाइंड कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का डेवलपमेंट होगा, बट ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी का ट्रेंड दिखाता है। सोशल हायरार्की हुआ करती होगी सर, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय और कॉमन मैन हम लोग तीन ही देखेंगे सर, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, प्रीस्ट, वॉरियर्स एंड कॉमनर्स। तो ये आपकी अर्ली वेदिक पॉलिटी का नेचर था सर, पिक्चर समझ में आ रहा है सर, ठीक है। एंड ये सोसाइटी का नेचर था। ये नेचर के अंतर्गत वी कैन इजीली कंक्लूड दैट जो क्लास डिविजन्स थे या काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि जो डिफरेंसेस थे सोसाइटी के अंदर उसमें प्रोमिनेंट नहीं मिलेंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको सोसाइटी के अंदर से मिलता रहेगा सर, है ना। इनफैक्ट इन मल्टीपल एविडेंसेस इन द ऋग्वेद एज वेल, एंड जब इवन व्हेन द पुरुष सूक्त वाज कंपाइल्ड वी गेट एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरवर्ण मैरिजेस, है ना। तो मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे सर, है ना, कि इंटरवर्ण मैरिजेस के अंतर्गत जब वर्ण प्रथा बनी सर, है ना, कब बनी, 10th मंडल तक आते आते, मतलब 1000 बीसी तक आते आते उसके अंदर और इवोल्यूशन हुआ सर, है ना। और फिर इवेंचुअली ये चारों के चारों आपकी हायरार्की क्रिएट होनी शुरू होता जाती है सर, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सर, ठीक है। तो उसमें आपको इंटरवर्ण मैरिजेस की बात की, इसमें दो प्रकार की शादी आपको दिखेगी, एक तो अनुलोम विवाह दिखेगा सर, है ना, और दूसरा दिखेगा प्रतिलोम विवाह सर, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि सोसाइटी के अंदर ये रिजिडिटी का एक ट्रेंड दिखाएगा सर, ठीक है। तो जब लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लेटर वैदिक पीरियड में इसके काफी सारी मेंशन आपको मिल जाती है सर, है ना। एंड इन द लेटर वैदिक पीरियड वी कम टू नो अबाउट द मैरिज सिस्टम इनफैक्ट गेटिंग एस्टैब्लिश, और फिर वहां से आप शब्द देखोगे वर्ण संस्कार सर, है ना। तो यू विल फाइंड वर्ण संस्कार, आपको एक शब्द मिलता है सर जिसके ऊपर से पिछले साल या 2 साल पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो वर्ण के अंदर रिजिडिटी कैसे डेवलप हो रही है सर, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम के अंतर्गत पहले आपकी जो अर्ली वैदिक पीरियड में आपकी इंटरवर्ण मैरिजेस होते थे और उसको अनुलोम विवाह के रूप में कंसीडर किया जाता था सर, ठीक है। तो नॉर्मल केस के अंदर अगर कोई हायर वर्ण का व्यक्ति लोअर वर्ण के साथ शादी कर रहा था सर, ठीक है ना, सो दैट इज नोन एज द अनुलोम विवाह, गेटिंग अ पॉइंट, समझे नहीं समझे। अब हायर वर्ण का व्यक्ति का मतलब क्या है सर, ठीक है। तो लड़का जो है वो हायर वर्ण का होना चाहिए, द बॉय शुड बी ऑफ द हायर वर्ण सर, ठीक है, और लड़की जो है द लेडी शुड बी ऑफ द लोअर वर्ण, समझे नहीं समझे। तो अनुलोम, अनु का मतलब होता है फेवरेबल सर, ठीक है। और दूसरा बोला गया है प्रतिलोम सर, ठीक है। सो व्हेन द बॉय इज ऑफ द हायर वर्ण एंड द गर्ल इज ऑफ द लोअर वर्ण, दैट्स एब्सोल्युटली रिलेटेबल, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाई क्लास लड़का लो क्लास लड़की वो सेट हो जाएगा इस तरह से, है ना। ये लेटर पीरियड के अंदर आपको दिखेगा सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी इंटरवर्ण मैरिजेस के अंदर ही आपको ये प्रतिलोम विवाह की बात की गई कि ये विवाह फेवरेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर, कि जहां हायर वर्ण की लड़की होती है और लोअर वर्ण का बेसिकली लड़का होगा, तो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, है ना, समझे नहीं समझे। तो इसके कारण ये वर्ण की मोबिलिटी को रोकने की कोशिश की जा रही थी सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो इन द लेटर पीरियड हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि मैरिज सिस्टम के अंतर्गत आपके यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होंगे सर, ठीक है। एंड इन द लेटर वैदिक पीरियड वी सी द वर्ण रिजिडिटी विल बी कमिंग अप, एंड वर्ण रिजिडिटी के अंतर्गत वी कम टू नो दैट यहाँ पे कुछ कुछ प्रकार की रूल्स बनाए जाते हैं और कहा गया है कि शादी करेंगे तो ऐसे करेंगे सर, ठीक है। बट इन द अर्ली वैदिक पीरियड, खास करके आप अर्ली वैदिक पीरियड की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजिडिटी नहीं दिखेगी सर, है ना। और ये रिजिडिटी नहीं दिखती है उसके पीछे का एग्जांपल आप
समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। तो वी कैन सी दैट इवन इन दी मैरिज सिस्टम वी डू गेट इंस्टेंसेस ऑफ स्वयंवर एज वेल सर। समझ में आया कि नहीं आया सर, है ना। और स्वयंवर के अंतर्गत इनफैक्ट कोई भी स्त्री थी वो अपने हस्बैंड को चूज कर सकती थी, पार्टनर को चूज कर सकती थी, एंड द पार्टनर वुड हैव बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज एंड क्लान्स। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ये भी चीज आपकी सोशल हायरार्की के अंतर्गत थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है ना। तो आपको जब इसके एग्जांपल्स लिखना है ना सर, तो ये एग्जांपल्स के रूप में आपको काफी सारे पॉइंट्स हाईलाइट करने पड़ते हैं, तो वो रीडिंग करना पड़ेगा और फिर उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करके उसको लाना पड़ेगा सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग जब सोशल कंडीशंस की बात करेंगे तो सोशल कंडीशंस में तो वर्ण प्रथा के अंदर रिजिडिटी के कोई एविडेंस सीधे सीधे नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जब महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं लेट अस गो बैक टू द वेद, वो इसी की ही बात कर रहे थे कि भाई देखिए वर्ण सिस्टम, हम लोग आएंगे उसको अलग से परसों के दिन में क्लास लूंगा, मतलब मंडे है ना, तो मंडे अभी टेकिंग क्लास ऑन वर्ण सिस्टम, वर्ण संस्कार, मतलब जब लेटर वेदिक पढ़ेंगे तो उसके बाद में उसको लूंगा, क्योंकि वर्ण का इवोल्यूशन और वर्ण का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग फेज है, और फिर वहां से फिर जाति आपको दिख जाएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो स्कूल की किताब है ना 11th स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री की, वो वर्ण जाति को एक कर देते हैं सर, है ना। पर वर्ण और जाति को कभी एक मत करिएगा आप, ऑप्शनल के स्टूडेंट हो, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द सेम, क्योंकि जाति है वो काफी लेटर एडिशन है सर, वो पोस्ट मॉडर्न और उसके बाद आप देखोगे गुप्ता पीरियड तक आते आते हमको कहीं ना कहीं उसकी जो है वो जाति की डेवलपमेंट दिखेगी सर। अब उसमें रोमिला थापर का अलग पॉइंट है, आर एस शर्मा का अलग पॉइंट है सर, हमको एक तीसरे पॉइंट से भी देखना पड़ेगा कि भाई और कंटेम्परेरी सोर्सेज क्या बता रहे हैं सर, है ना, आज की तारीख के अंदर सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो वी सी दैट यस बशम साहब ने अच्छा लिखा है कि वो आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है सर, है ना। तो ये जो जाति शब्द है वो तब आपको दिखेगा सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। वर्ण और जाति क्या है इसके ऊपर मैं आऊंगा, शांति से आऊंगा। अभी हिस्ट्री में देखो तो सही तो वर्ण प्रथा का उद्भव हुआ, तो वी फाइंड की ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम कैन बी सीन and this varna had only two initial varnas, the Brahman and the Kshatriyas, and the common men were there. In the later editions, we find Vaishyas and Shudras were also added. But in spite of these additions, we see that there was kind of flexibility in the Varna system. There was a social hierarchy, but there was no rigidity. And this social hierarchy can be seen in the form of the hymns of the Rigved. Hymns का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, कि भाई अलग अलग जो मंत्र है, और इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये वन सिस्टम बेसिकली ऑक्यूपेशन के बेसिस के ऊपर से हुआ करती थी. So a person living in a single family might be following different occupations, and their varna was decided based on the work they used to do, सर, है ना. तो वन सिस्टम जो है वो काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को इनफैक्ट प्रमोट कर रहा था. ये काफी लोगों का मानना है सर, हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर से सर, ठीक है. तो आप जब गांधी को पढ़ेंगे ना मॉडर्न पीरियड के अंदर, तो गांधी आंबेडकर डिबेट एक आती है सर, हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शनल के अंदर भी. तो डिबेट के अंदर गांधी कहते हैं कि आई एम अपहोल्डिंग द वर्ण प्रथा, है ना. तो गांधी भी इनफैक्ट ये वर्ण को इसी बेसिस के ऊपर है. वैसे आंबेडकर कहते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ द कास्ट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू द सोशल इश्यूज इन इंडिया, सर, ठीक है, कि भाई आप जाति प्रथा को नाबूद कर दो पूर्णतः से, तो ही भारत के सामाजिक मुद्दों का सॉल्यूशन हो पाएगा सर, ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस की उनके अप्रोचेस अलग अलग हो जाते हैं. तो गांधी को किसी ने कहा कि आप वर्ण मतलब जाति, गांधी कहते हैं नो नो, वर्ण का मतलब मैं पुराना वर्ण बता रहा हूं. तो गांधी एक तरह से रिवाइवलिस्ट भी आपको दिखेंगे, परंपरावादी भी दिखेंगे सर, है ना. तो ही वाज द बिगेस्ट कम्युनल पर्सन हु फॉट फॉर द सेकुलरिज्म इन द नेशनल मूवमेंट. अगर आप गांधी के एथिक्स देखोगे तो सब धर्म से निकल के आया है सर. वो इसमें हिंदू धर्म भी है, उसमें क्रिश्चियनिटी भी है, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको क्या कहते हैं इस्लाम का भी उन्होंने नॉलेज लिया है, पारसी लोगों से भी सीखा है सर, ठीक है. एंड इवेंचुअली वो फिर सेकुलर का वो मल्टीपल बेसिस से वो लोग निकल के लेके आते हैं. चलिए सर, ठीक है ना. इनफैक्ट उनकी शुरुआत ही राम राज्य से होती है सर. आप देखिए कभी कोई बोलते थे राम राज्य जाना सर, ठीक है. तो ये क्या कंडीशंस दर्शाती है. खैर, तो चलिए गांधी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे के पॉइंट्स के ऊपर आएंगे तब सर, ठीक है. पर आपको वर्ड का बेसिस समझ में आ रहा है. यू गॉट द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द वर्ण सिस्टम, है ना. समझे नहीं समझे. तो वर्ड वर्ण उभर के ही यहाँ से आया था, आर्य और अनार्यों के बीच से, दास दासी प्रथा, मतलब जो अनार्य थे उनके साथ, और जो आर्य थे उनके अंदर ये ब्राह्मण क्षत्रिय की इनफैक्ट इंपॉर्टेंस आपको दिख जाती है. एंड यह सही आपकी सोशल पॉइंट्स की या सोसाइटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होने की शुरुआत मिल जाएगी सर, ठीक है. अब इन सब के बेसिस के ऊपर से आपके वर्ण प्रथा की शुरुआत हुई. अब यही सोसाइटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है स्त्रियों की कंडीशंस, है ना, याद रखिएगा. अब स्त्रियों की कंडीशंस के बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है कि सोशल प्रोग्रेस कितना था सर, है ना. व्हाट वाज द सोशल प्रोग्रेस एट दैट टाइम सर, है ना. सामाजिक कितना आप लोग का विकास हो रहा है सर, ठीक है. सो व्हेन वी सी द सोसाइटी, एंड जब सोसाइटी के अंदर कंडीशन ऑफ वुमेन देखते हैं तो वुमेन को दो तरह से देखा जा सकता है सर, है ना. वुमेन इन पब्लिक, समझ में आया कि नहीं आया. वुमेन इन हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड का मतलब है बेसिकली घर के अंदर, और घरों का क्या महत्व होता है फैमिली के अंदर, ठीक है. तो वुमेन को जब हम लोग पब्लिक के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो पहला पॉइंट हमको पता चलता है कि पॉलिटिकल रोल्स की बात की गई है सर, है ना. और पॉलिटिकल रोल्स के अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया सभा, समिति और विधान के अंदर इनका पार्टिसिपेशन का मेंशन किया गया है सर, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट. एंड दिस थिंग शोस कि दे हैड से इन द पॉलिटिकल सिचुएशन सर, समझे नहीं समझे. दूसरा पब्लिक के अंदर ही वी आल्सो फाइंड इन ऋग्वेद, you'll also find the mentions of the hymns which were compiled by the women sir, है ना. किसने किया था सर, है ना. hymns स्त्रियों के द्वारा कंपाइल भी किए गए थे सर, है ना. समझे नहीं समझे. सो लोपमुद्रा आपको दिखती है सर. सो you'll find अपाल, यस, ठीक है. फिर गार्गी दिखेंगे, यस, एक्चुअली यस, गार्गी भी आपको दिखेंगे. सो यू कैन गिव द मल्टीपल नेम्स कि स्त्रियों की दशा क्या हुआ करती थी सर, है ना. तो एक तो पहली पॉइंट हमको पता चलता है इन द ऋग्वेद वुमेन कंपाइल्ड द हाइम्स, है ना. तो जो मंत्र है, श्लोक है, उसका कंपाइलेशन के भी एविडेंसेस हमको मिल जाएंगे. दूसरे अंतर्गत हम लोग इसके अंदर से कह सकते हैं कि इवन द गॉडेसेस, गॉड्स एंड गॉडेसेस, वहां पे भी हमको वुमेन का इंपॉर्टेंस दिख रहा है सर, है ना, एट्रीब्यूशन के रूप में. और कहां-कहां हमको पता चल रहा है. सो वील फाइंड उषा, we'll find Aditi sir, है ना. This were the goddesses that were directly attributed to the woman goddesses, समझे नहीं समझे. So the Vedic people had a pantheon, इनकी यहाँ पे जो religious belief थी उसमें भी इनफैक्ट बेसिकली गॉडेसेस को पूजा की जाती थी. इनके साथ साथ ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो गया, मतलब सामान्य रूप से हमको पता चलता है सर, ठीक है. जब हम लोग घरों की बात करेंगे, घरों के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे तो इनकी फैमिली के अंदर क्या इंपॉर्टेंस थी वो भी आपको पता होनी चाहिए. सो व्हेन वी सी द सोशल कंडीशंस ऑफ द वुमेन, वी सी दैट एक तो मैरिज सिस्टम के अंतर्गत हमको काफी सारा नॉलेज मिलता है. और मैरिज सिस्टम की बात करेंगे तो एक तो स्वयंवर का कांसेप्ट हमको मिल जाएगा सर, ठीक है. सो वी डू गेट इंस्टेंसेस ऑफ द स्वयंवर टेकिंग प्लेस इन द वेदिक पीरियड. राइट टू चूज द पार्टनर सर, है ना. और राइट टू चूज द पार्टनर का मतलब है कि भाई मैं अपने जो लाइफ पार्टनर है उनको खुद बेसिकली डिसाइड करेंगे सर, ठीक है ना. गेटिंग अ पॉइंट. तो एक तो पहली इंटरेस्टिंग पार्ट आपको यहाँ से ही दिख रहा है. दूसरी हमको पता चल रहा है कि कहीं कहीं जगह पे मैरिजेस अलग अलग प्रकार से भी हमको मिल जाएंगे सर. और जो चीज दर्शाता है कि इनकी सोशल कंडीशंस क्या हुआ करती थी. ये सोशल कंडीशंस के अंतर्गत आपको मैरिजेस के अंदर पॉलीगैमी के एविडेंसेस दिख जाएंगे सर, है ना. सो बहुविवाह के रूप में हम लोग उसको पहचानते हैं सर, ठीक है, जहां एक व्यक्ति बहुत सारी स्त्रियों के साथ शादी कर रहे हैं सर, ठीक है. या आप देखोगे तो आपको मोनोगैमी के भी एविडेंसेस दिख रहे हैं सर, है ना, कि जहां पे एक स्त्री और पुरुष के बीच में आपको यहाँ पे दिखेंगे सर, ठीक है. विल आल्सो फाइंड आपको एविडेंसेस दिखेंगे पॉलीएंड्री के, है ना. पॉलीएंड्री का मतलब क्या है कि एक ही स्त्री बहुत सारे पुरुषों के साथ शादी कर रही है सर, ठीक है.
सो ये भी यहाँ पे आपको दिखेगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो ये द्रौपदी का एग्जांपल आपको मिल जाएगा सर हिस्ट्री के अंदर से सर, ठीक है। सो मैरिजेस को लेके भी हमको पता चल रहा है कि अलग अलग प्रकार के मैरिजेस होते थे, इनके अंदर से भी हमको सोशल कंडीशंस के बारे में पता चलता है सर, ठीक है। एंड वी सी दैट द सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन वाज बेस्ड ऑन द मैरिज सिस्टम। अब यहाँ पे आपको कहीं कहीं के स्वयंवर दिखेगा, कहीं कहीं के केसेस के ऊपर आप देखोगे तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी दिख जाएंगे सर, ठीक है। सो अलग अलग प्रकार के बेसिस के ऊपर से हम लोग स्त्रियों की दशा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे सर, जनरली द हाउस होल्ड मैटर्स, ठीक है। जब हाउस होल्ड की ही बात कर रहे हैं तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि वुमेन का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ चीजें देखने को मिलती रहती है। ज्यादातर इनफेक्ट सेरेमनीज के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, बट एक चीज हमको मिलती है कि ऑल द वैदिक रिचुअल्स में वुमेन यूज्ड टू पार्टिसिपेट बट दे डिड नॉट हैड द राइट टू परफॉर्म ऑन देयर ओन वे। मतलब ये है कि शी इज ऑलवेज कंसीडर्ड अर्धांगिनी सर। तो अर्धांगिनी के रूप में या इनके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पे दिखेगी सर, ठीक है। सो प्रॉब्लम ये था कि ऑन देयर ओन राइट शी वाज नॉट अलाउड सर, सो शी वाज ऑलवेज अकम्पनीड बाय हस्बैंड सर, समझे नहीं समझे। तो इनफैक्ट वी सी व्हेन वी एनालाइज द वैदिक लिटरेचर, हमको पता चलता है कि वुमेन को राइट टू चूज द पार्टनर तो था सर, बट वन शी बिकम द हस्बैंड मतलब और वाइफ के रूप में वो जोड़ा बन जाएगा सर, तो उसके बाद हमको एविडेंसेस ये मिल रहे हैं कि भाई जो स्त्री थी वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी सर। एंड दिस इज हाउ वी कम टू नो दैट शी वाज हैविंग लेसर ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन इट कम्स टू द वैदिक सैक्रिफाइसेस। अब जितने भी रिचुअल्स देखोगे, जितने भी आप इनके अलग अलग प्रकार के कर्मकांड होते थे उनको देखोगे, तो उन सब के अंदर पता चला है कि स्त्री अकेले नहीं कर रही है सर, स्त्री के साथ आपको उसके हस्बैंड जो पुरुष है वो दिखेंगे सर, ठीक है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि उनके पास इंडिपेंडेंस थोड़ी कम थी, बट एक चीज पता चल रहा है कि शी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द सेरेमनीज ऑफ द फैमिली सर, है ना। सो वी फाइंड दैट शी यूज्ड टू पार्टिसिपेट, दिस इंक्लूड्स द पार्टिसिपेशन इनटू सेरेमनी कॉल्ड एज द द्विज सेरेमनी सर, समझे नहीं समझे, है ना। अब द्विज क्या है सर, ठीक है ना। तो एक है सेरेमनी जिसे हम लोग कहते हैं उपनयन सेरेमनी सर, ठीक है। और उपनयन सेरेमनी का मतलब ये होता है कि इन द लेट अर्ली वैदिक पीरियड जब वर्ण प्रथा का इनफैक्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा था, तो इसी के अंदर से वी कम टू नो कि एक रिचुअल होता था जिसे हम लोग कहते हैं यज्ञोपवीत सर, है ना। एक थ्रेड सेरेमनी होती है सर, ठीक है, जनेऊ धारण करना सर। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप जनेऊ धारण करते हो, थ्रेड पहनते हो, है ना, उसके बाद आपका फिर से पुनर्जन्म होता है सर, इसको द्विज कहते हैं, ट्वाइस बॉर्न कहते हैं। पहला तो जन्म आपका शारीरिक हो गया, फिजिकली आपका जन्म हो गया। दूसरा जन्म तब होता है जब आप इनफैक्ट, है ना, ये थ्रेड सेरेमनी को अचीव करते हो। और इसी के बाद से क्या होता है सुनिए सर, ठीक है, यू एक्चुअली लर्न द वेद, समझे नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। ये उपनयन का ये थ्रेड पहनने का मतलब ये नहीं कि धागा पहन के आप चले गए सर, है ना। धागा पहन के चले जाने का मतलब ये है कि अब नाउ हैव इनिशिएटेड द स्टडीज ऑफ द वेद है। इनफैक्ट ये चीज दर्शाती है कि वुमेन को भी जब उपनयन के अंदर यहाँ पे सेरेमनी में अंदर पार्टिसिपेट करने का अलाउ था, ये चीज दर्शाती है कि शी वाज आल्सो अलाउड टू स्टडी द वैदिक लिटरेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर, ठीक है। एंड दिस थिंग शोज द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द वुमेन। मैं आपको देखो ये इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक। द्विज ब्राह्मणों को बाद में कहा गया है सर, द्विज जो है वो फिर ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण या आप देखोगे क्षत्रिय के लिए, फिर वैश्य के लिए कहा गया है। पर इन द अर्ली वैदिक पीरियड एवरीवन वाज फॉलोइंग द द्विज सिस्टम, उपनयन सिस्टम। सो वी फाइंड इन दिस उपनयन, उपनयन एक रिचुअल था सर, है ना, ये एक रिचुअल था सर, है ना। तो ऐसे करके जनेऊ पकड़ के फिर हर हर महादेव ये आएगा ना, रक्षाबंधन आएगा ना, रक्षाबंधन में यहाँ पे जगह है सिद्धपुर सर, सिद्धपुर इज इन नॉर्थ गुजरात, नेटिव है मेरा इसके लिए। तो सिद्धपुर इज द प्लेस विच इज नोन फॉर दी मातृदोष, मतलब जैसे पितृदोष की विधि होती है पूरे भारत में होती है, सब जगह बहुत जगह पे होती है सर, आप वाराणसी चल जाओ। पर अगर मातृदोष की विधि करनी है तो यू नीड टू कम टू गुजरात, ओनली प्लेस इन द कंट्री जहाँ मातृदोष की विधि होती है। और वहाँ एक्चुअली सरस्वती बहती थी पहले के टाइम के अंदर, अभी तो नर्मदा का पानी इंटरकनेक्ट करके डाला गया है चैनल्स के थ्रू। और फिर एवरी ईयर इन द रक्षाबंधन सर, है ना, सो यू फाइंड ग्रुप ऑफ पंडित जी सिटिंग टुगेदर, है ना। फिर उसके बाद वो जनेऊ पकड़ेंगे, हर हर महादेव करेंगे सर, ठीक, क्योंकि वो रक्षाबंधन के दिन जनेऊ चेंज करता है सर, ठीक है, इट्स वेरी ऑस्पिशियस डे। बट आज क्या है कि ओनली पंडित कम्युनिटी डू द, ब्राह्मण कम्युनिटी डू दिस, ओके। बट इन द अर्ली वैदिक पीरियड वी सी दिस उपनयन सेरेमनी और द रिचुअल ट्रेडिशंस दैट स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ द थ्रेडिंग। इसके अंदर से आपको एक इनिशिएशन सेरेमनी दिखी। इनिशिएशन का मतलब ये होता है कि इनफैक्ट, है ना, आप वेद पढ़ने की शुरुआत करो। और उस टाइम पे जब अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो ये जो इनिशिएशन ऑफ वेद है उसमें वुमेन को भी अलाउ किया जाता था, बाकी सारे जो सोसाइटी के लोग थे वो भी थे। तो ये भी चीज दर्शाती है कि एजुकेशन के राइट्स इनके पास हुआ करते थे सर, ठीक है। और एजुकेशन के राइट्स हुआ करते थे, और जब आप वेद पढ़ते हो तो आपके अंदर एनलाइटनमेंट आता है सर, समझ में आ रहा है सर। और जब एनलाइटनमेंट आता है तो कहते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, इसके लिए इनके लिए शब्द यूज किया गया ट्वाइस बॉर्न, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो शायद तक कॉमेंट के अंदर ये क्वेश्चन डाला था मैंने, कहीं पे डाला था सर, है ना, कि द्विज का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से चलता है सर, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करिए कि जब एजुकेशन मिला इसके लिए हाइम्स कंपाइल हुए संस्कृत के, एग्जैक्टली सर, है ना। सो व्हेन एजुकेशन वाज गिवन इवेंचुअली द हाइम्स वर कंपाइल्ड, है ना। तो इन्हीं बेसिस के ऊपर से वी सी दैट एक तो इनका ये भी इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा। ये जो मैरिजेस की बात कर रहा था उसमें आपको एट टाइम्स आपको नियोग विवाह की बात दिखती है सर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पे कहानी दिखेगी नियोग विवाह की। अब सामान्य रूप से वैदिक पीरियड के अंदर आपको यहाँ से कल्चरल दिखेगी और कितनी फ्रीडम थी वो दिखती है सर, ठीक है। वी सी दैट कभी कभी होता है फैमिली के अंदर भी कि शादी हुई है एंड हस्बैंड वाइफ की शादी हुई है, और बेसिकली घर में दो बेटे हैं, और बड़े बेटे के साथ जहाँ पे शादी हुई है सर उनका मृत्यु हो गया। तो जो स्त्री है वो अपने घर छोड़ के आई है, शी हैज अटैच्ड हर फैमिली फॉर्च्यून लाइफ विद द गाय, है ना। एंड इवेंचुअली नाउ शी हैज बिकम अ विडो। अब इससे हमको पता चल रहा था कि सोसाइटी में क्राइसिस क्रिएट हो रहे थे। सो द फैमिली मेंबर्स यूज्ड टू डिसाइड कि जो लड़का है वो तो गुजर गया, पर उसका छोटा भाई उसके साथ शादी करवा दे सर, ठीक है ना। सो विडो रीमैरिज के भी एविडेंसेस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको, कि वहां पे विद इन द क्लैन, क्योंकि यहाँ पे ये क्लैन बेस्ड सिस्टम चलती थी, और इनके बेसिस के ऊपर से भी हमको पता चलता है कि स्त्रियों को एक फैमिली के साथ जोड़ने के साथ साथ उनको कल्चरल और डिग्निफाइड लिविंग मिलते रहे, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे नहीं समझे। सो टाइप ऑफ मैरिजेस के अंतर्गत हम लोग इसके अंदर से इंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम लोग नियोग विवाह की बात करेंगे, ये नियोग विवाह यहाँ पे हमको दर्शाता है कि स्त्रियों की दशा कैसी हुआ करती थी, और ये एक विडो रीमैरिज के एग्जांपल को हाईलाइट कराएगा सर। अब आप देखने की कोशिश करिए कि जब 1856 के पीरियड में लॉर्ड डेलाउजी ने आके ये कहा कि मैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेके आया हूँ और भारत का सामाजिक विकास कर रहा हूँ, तो उसको किसी को चाटा मारना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि भाई तुम ये जो कर रहे हो ये यहाँ सदियों से चलने वाली परंपरा थी, पर बीच में रुक गई थी सर, ठीक है, कुछ कारणों से सर, समझे नहीं समझे। आप जब अर्ली वैदिक पीरियड को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो दयानंद सरस्वती लेट अस गो बैक टू वेद कहते हैं, उसको काफी सारे लोगों ने 20th सेंचुरी के शुरुआत में क्रिटिसाइज किया, बट दयानंद सरस्वती का जो सार था वो यही था सर, समझे नहीं समझे। पूरा का पूरा रिवाइवलिज्म इन द नेशनल मूवमेंट जो था, जो सोशल रिवाइवलिज्म की भी बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि यार हमको बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है,
सुधार करना है तो हमारे घर के अंदर ही बहुत सारी चीजें हमको मिलती है, ठीक है ना। कभी कभी आप होता है ना कि घर में आपको फर्नीचर सजाना होता है, तो आप शोरूम के ऊपर शोरूम देख रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट स्क्रॉल कर रहे हो, बोले कुछ तो निकल जाएगा, ठीक है। एंड देन सडनली आप कहीं अलमीरा खोलते हो, पता चलता है कि एक 8 पीस मिल गया आपको, एंड देन यू सडनली सी कि भाई यार ये तो गजब का है सर, ठीक है। एंड देन यू रियलाइज कि यार मैं इतने साल से 2 महीने से बाहर यहाँ शोरूम के ऊपर शोरूम जा रहा था डेकोरेशन के लिए, अब घर में दादी जी का कुछ खजाना निकला है सर, ठीक। तो वही चीज आपको यहाँ पे दिखेगा सर, है ना। यू फाइंड द सेम थिंग इन द एंशिएंट हिस्ट्री एज़ वेल। खैर, तो सोशल कंडीशंस की आपको कहानी समझ में आती है कि सामाजिक रूप से काफी सारा बदलाव हमको मिलता है, और ये बदलाव के रूप में हमको राइट के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलती है। इनफैक्ट वी सी दैट राइट टू प्रॉपर्टी की भी बात की गई है। विल आल्सो फाइंड द विडो कुड रीमैरी द यंगर ब्रदर ऑफ अ डिसीज्ड हस्बैंड इन द फॉर्म ऑफ द विनियोग विवाह, ये भी हमको मिलता रहेगा सर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोला गया है स्त्री धन का सर। कहा गया है कि कोई भी प्रकार की इनफैक्ट राइट्स होगी वो स्त्री धन के रूप में उनको मिलेंगे सर, है ना। तो बेसिकली मूवेबल थिंग्स है, जैसे कैटल हो गई, हॉर्सेज हो गए, गोल्ड हो गया सर, ऑर्नामेंट्स हो गया, इन सब के अंदर, और एट टाइम्स लैंड हाउसेस के अंदर भी थे, बट प्रोवाइडेड क्या था कि शी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। अब इससे काफी लोग कहते हैं कि इसके कारण पेट्रियार्की थी, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर इनफैक्ट एक शब्द आपको मिलता रहेगा कि भाई हमको, है ना, पुरुष या बेटा जन्म है, बेटी से ज्यादा, वो है ना, बेटा बचाओ ज्यादा चल रहा था, बेटी बचाओ से ज्यादा। तो काफी लोग कहते हैं कि पेट्रियार्की इन सम एस्पेक्ट आपको दिख जाएगी सर, ठीक है। तो ये जो पितृसत्तात्मक कंडीशंस है वो कहीं कहीं के ऊपर आपको मिल जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ पेट्रियार्की इन सर्टेन इंस्टेंसेस कैन बी फाउंड एज अ पार्ट ऑफ द सोशल कंडीशंस एज वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। एंड हम लोग ये लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ पेट्रियार्की कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ द सन्स बर्थ, की बेटा जन्मे उसके लिए अलग अलग प्रकार की हमको प्रार्थना दिखेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। दूसरी प्रॉपर्टी राइट्स में भी हमको मिल जाती है, पर प्रॉपर्टी राइट्स में 100% आपको नहीं मिलेगा, बट इन सम केसेस द पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस कंटिन्यूड, है ना। द रिफ्लेक्शंस ऑफ पेट्रियार्की कैन बी सीन द रोल ऑफ हस्बैंड्स इन द लाइफ ऑफ अ वुमन, है ना। हस्बैंड का रोल जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है उसकी लाइफ के अंदर, एंड आफ्टर मैरिज शी बिकेम मोर ऑफ डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड, है ना। तो वो जो दान दक्षिणा देने का कार्य था वो हमेशा पुरुष करते थे, ना कि स्त्री करती थी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये भी एक सोशल कंडीशंस की आपको जानकारी देती है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो स्थिति हो रही है, इसी बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि भाई वुमन की कंडीशन मिक्स मैच थी। शी हैड अ राइट टू प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग स्त्री धन के बारे में लिख सकते हैं, और ये एक ऐसा धन था ना उसके घर वाले क्लेम कर सकते हैं, ना ही ससुराल वाले क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो ये उनका होता है, और ये जनरेशन बाय जनरेशन फिर एक्सटेंड होता रहता है कि मदर डॉटर को देती है, डॉटर उसकी डॉटर को देगी, इस तरह से पूरी की पूरी सिस्टम आपको मिल जाएगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो डाउरी जो है वो तो बहुत लेटर एडिशन है, डाउरी एक्चुअली यहाँ का ट्रेडिशन है ही नहीं था सर, ठीक है। यहाँ ये दहेज प्रथा आप देखोगे तो आपको ये स्त्री धन की ही प्रथा थी, और राजी खुशी से लोग दे रहे थे। जब कन्या को दान करते थे ना, यू सी यू गिफ्टिंग योर डॉटर समवेयर, है ना, तो उसको लेके आज की तारीख में काफी लोग बुआ करते थे कि ये शब्द गलत है सर, है ना, ये शब्द गलत है, ऐसा थोड़ी चलता है फलादीन का सर, ठीक है। बट आप ओवरऑल देखने की कोशिश करोगे तो शी इज बिकमिंग द क्रिएटर ऑफ अ न्यू लाइफ एंड न्यू family. Without the role of woman, you cannot extend your family, sir. So she's actually giving birth to a new generation in a family where she's attached to, sir, ठीक है। और इससे पता चलता है कि उसका प्रोमिनेंस ज्यादा था घर के अंदर, इसके लिए तो लक्ष्मी कहते हैं सर, है ना, समझे नहीं समझे। लक्ष्मी क्यों कहते हैं सर, है ना, कि भाई आपके घर के अंदर शादी होती है कि भाई डॉटर जो होती है, बहू होती है, घर के अंदर लक्ष्मी का होता है सर, तो उससे बरकत आती है, और उसका रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप डाउन चले जाओगे। तो इन सब की बात भी आपको वहां पे दिख जाएगी सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट यहाँ डाउरी प्रथा तो आपको बहुत लेटर केसेस के अंदर दिखेगी। तो इसी बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि इनका सिस्टम जो था वो पेट्रियार्कियल था, कहीं कहीं पे पेट्रिलिनियल, मतलब वही उनकी फैमिली की पूरी सिस्टम हमको मिल जाएगी सर, ठीक है ना। वुमेन के पास लिटिल कंट्रोल भी थे, और कहीं कहीं पे फ्रीडम भी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। अब प्रोस्टिट्यूशन इन अर्ली वेदिक पीरियड्स तो ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं मिला है, पर जो एनस्लेवमेंट हुआ था, जो स्लेवर सिस्टम मिली होगी, शायद उसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है, कुछ लोगों के द्वारा लिखा गया, बट वी आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैरिज के अंदर याद रखिएगा कि राइट टू मैरी तो था ही, और राइट टू मैरी एट अ लेटर एज वो भी पॉसिबल हो रहा था सर, ठीक है। तो आप देखिएगा कि हमको कितनी सारी चीजें पता चल रही है कि यहाँ पे मैरिज सिस्टम के बारे में काफी सारी रिफाइनमेंट थी आपकी। यहाँ पे कंडीशंस के अंदर आप देखोगे तो फ्रीडम भी अवेलेबल था, प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको मिलेगा, एजुकेशन राइट्स भी मिल रहे हैं, और इन्हीं बेसिस के ऊपर से सोशल कंडीशंस को हम लोग जब स्टडी करेंगे तो वी कैन एटलीस्ट कंक्लूड कि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर मिक्स मैच डेवलपमेंट हो रहा है, पर रिजिडिटी पहले जितनी आपको नहीं मिलेगी, मतलब जो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आई है। आखिर के अंदर यही वैदिक लिटरेचर हमको खाने पीने के बारे में भी बताता है। वैदिक लिटरेचर के अंदर 3-4 चीजें हाईलाइट की गई है कि आर्यंस अपना जीवन सोसाइटी के रूप में कैसे जीते थे सर। तो खाने पीने के अंदर आपको तो कैटल बेस्ड इकोनॉमी थी, तो कैटल से जो भी बाय प्रोडक्ट आता है, दूध और दूध की प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगी। यू विल आल्सो फाइंड मीट ईटिंग वाज आल्सो प्रेवलेंट, बट वी डेफिनेटली सी दैट काउ को रिफ्रेन किया गया है, एंड इवन इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर एज वेल, लेटर वैदिक में तो लिखा गया है काउ हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अघर्ण्य सर। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी इस साल डीएन झा साहब गुजर गए सर, है ना। तो डीएन झा ने गोकर्ण करके एक शब्द लिखा है सर, उन्होंने किताब लिखी है द मिथ ऑफ द होली काउ, एक्चुअली वो कम्युनिस्ट व्यू से राइटिंग करते हैं, मार्क्सिस्ट व्यू से। तो उन्होंने लिखा है, और उनका इसी साल मृत्यु हुआ है, तो मतलब 2021 की शुरुआत में मोस्ट ऑफ ही पास्ट अवे सर, ठीक है। सो ही हैज रिटन कि काउ वाज कंज्यूम्ड इन द अर्ली वैदिक पीरियड एज वेल एज अ फॉर्म ऑफ मीट एज वेल, है ना। तो उसको लेके काफी सारी कंट्रोवर्सी भी होती है, बीच में किताबी बैन हो गई थी। अब यहाँ से हमको जनरली क्या फूड हैबिट्स के ऊपर से तो क्वेश्चन पूछता भी नहीं, उसको बताया कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, खाली हंगामा हो जाएगा सर, ठीक। तो बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वेद प्रिस्क्राइब्स पेनल्टी फॉर सम पर्सन जो इनफैक्ट है ना गाय की हत्या करता है, या काइंड ऑफ है ना काउ बेस्ड इशू क्रिएट करवाएगा सर, उसको एक्साइल के अंदर भेजने की बात की जाए, तड़ी पार करने की बात की जाती है। अभी गुजरात में बहुत बड़ा तड़ी पार का केस चल रहा है कि कुछ लोगों ने कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर कमेंट किया था, कॉमन मैन ने, तो वहां की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको डिस्ट्रिक्ट से तड़ी पार कर दिया सर, है ना, एक्सटेंड कर दिया। एंड देन फिर गुजरात हाईकोर्ट ने एसपी से लेकर डीएम को सबको फटकार लगाई कि बोले ये क्या तुम राजाशाही में जी रहे हो सर, ठीक है। हाउ कैन यू एक्सटेंड समवन, है ना। आज मैं कॉमन मैन हूं, आई एम क्रिटिसाइजिंग सम एक्सवाइजेड पॉलिटिशियन कि ये काम नहीं कर रहा है ना, ये वोट लेके बैठ गया है सर, समथिंग, और उनके ऊपर बेसिकली वो एक्साइल लगा दिया, बोले तुम डिस्ट्रिक्ट से, आपको पता है एक्सटेंड करने के राइट्स होते हैं एसपी के पास और डीएम के पास, है ना। आपके पास रहेंगे जब सर्विस में जाओगे ना, तो परेशान करना, एक ऑर्डर से फटे से डिस्ट्रिक्ट के बाहर हो जाओगे सर, है ना, कि भाई वी डू नॉट वांट यू इन द डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो तड़ी पार कर दिया जाता है, देश निकाल के उसको सर, ठीक। तो अभी गुजरात में ये हुआ है सर, ठीक है। तो काफी लोगों को इसके ऊपर तलवार गिर गई कि दे वर राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स और कुछ ना कुछ कमेंट्स से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाते हैं ना आजकल लोग, तो फलाना पॉलिटिशियन काम नहीं कर रहा टीम का सर, ठीक है। तो ये पावर का इतना अब्यूज किया तो हाईकोर्ट में मैटर गया, तो काफी लोगों को इन्होंने गुजरात के एक दो डिस्ट्रिक्ट से तड़ी पार कर दिए गए, ठीक है। एंड इवेंचुअली फिर द मैटर वेंट टू द हाईकोर्ट, है फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम थोड़ी कोई राजाशाही में जी रहे हैं या ये पुरानी सभ्यता में कि निकाल दो उसको वहां से, समझे नहीं समझे ना। तो खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, बट यहाँ वैदिक पीरियड के अंदर ये काउ को अघर्ण्य कहा गया। इनफैक्ट खाने पीने के लिए हम लोग जब बात करेंगे तो हमको सोम और सूर की भी बात की गई। सोम रस हम लोग कल के क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि सोम वाज वन ऑफ द
वेरियस डीटीज जिनको ये लोग वर्शिप भी किया करते थे सर, ठीक है। इनफैक्ट इनके कल्चरल ट्रेडिशन से दो तीन चीजें पता चलती हैं। वी कम टू नो अबाउट द कॉटन एविडेंसेस एज वेल, क्योंकि कॉटन के कपड़े पहले भी पहने जाते थे, इनके समय में भी हमको मिलते हैं। दे टॉक्स अबाउट द टू गारमेंट्स, अपर गारमेंट्स एंड द लोअर गारमेंट्स। वी आल्सो सी द ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज वर मेड, क्योंकि इन्होंने अयस्क की बात की थी, कल मैंने आपको बताया था कि ये लोग लोहे की बात कर रहे हैं, कोई मेटल की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट इनके यहाँ पे अम्यूजमेंट भी था, म्यूजिक भी था, डाइस ये लोग है ना खेल खेला करते थे। तो मामा शकुनी आपको पता ही है कि क्या खेल खेल के गए सर, ठीक है ना। सो वी सी दैट अलग अलग प्रकार की डाइसेस दिखेंगे, म्यूजिक के एविडेंसेस दिख रहे हैं। सामवेद के अंदर हम लोग जब देखेंगे तो सामवेद इज द अर्लीस्ट वेद ऑफ म्यूजिक एज वेल सर, ठीक है। चैरियट रेसिंग हो रहा है सर, समझे नहीं समझे। तो इतनी सारी चीजें हमको यहाँ से दिखेगी, इससे पता चलता है कि ये एक ऐसी संस्कृति थी, सामाजिक रूप से इनको कर्मकांड के सिवाय बाकी सारी चीजों के अंदर भी इंटरेस्ट था सर, है ना, समझे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दे हैव प्रिस्क्राइब्ड सम डेडिकेटेड हाइम्स फॉर द सेम, है ना। उन्होंने उसके लिए एक श्लोक लिखा है, उसको सूत के रूप में कंपाइल किया गया है सर, ठीक है ना। तो ये भी आपकी एक सोशल कंडीशंस को दर्शाता है। तो आपको जब पूछता है ना कि कॉमन मैन के बारे में क्या पता चलता है वैदिक लिटरेचर के अंदर से, अब वैदिक लिटरेचर में प्रॉब्लम ये है कि इट वाज नॉट अ बुक ऑफ हिस्ट्री, सो इट वाज अ बुक इन द फॉर्म ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हाइम्स जो ऋषियों के द्वारा कंपाइल की गई थी। बट इवन इन दिस वैदिक लिटरेचर वी कम टू नो अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमन मैन्स लाइफ सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो ये एक आपकी कंडीशंस आपको यहाँ से वैदिक पीरियड के अंदर दिखेगी। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन द इकोनॉमी, और इनकी एग्रीकल्चर या ट्रेड और कैसी हुआ करती। तो मैंने आपको बताया कि इनकी इकोनॉमी पेस्टोरल इकोनॉमी थी, एंड बिकॉज इट वाज अ पेस्टोरल इकोनॉमी, तो पेस्टोरल इकोनॉमी के अंतर्गत आपके एनिमल हस्बेंड्री का रोल बहुत होगा सर, है ना, क्योंकि एनिमल बेस्ड इकोनॉमी चलेगी। बट ऐसा नहीं था कि खाली और खाली एनिमल बेस्ड थी, दे वर आल्सो इंक्लूडेड इनटू एग्रीकल्चर एंड दे वर आल्सो इंक्लूडेड इनटू ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल, क्योंकि ये अकेला उनको यहाँ पे सफाइस नहीं कर रहा था। तो जैसे एक बार पूछा था कि डाइवर्सिटी ऑफ सब्सिस्टेंस बेस इन दी हड़प्पन इकोनॉमी, याद है आपको, हमने पढ़ा था खाने पीने में, वैसे ही यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो ये सब है ना कॉर्नर के क्वेश्चन में बता रहा हूँ सर, एंड डाइवर्सिफिकेशन का क्वेश्चन हमेशा आता ही है कि भाई खाली और खाली खाने में क्या करते होंगे सर। तो खाने में तो मैंने आपको बताया ये सब चीजें हमको मिल रही थी सर, है ना। तो वी कम टू नो अबाउट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो एनिमल बेस्ड थी, पर ग्रेन्स भी मिल जाते हैं। ग्रेन्स के अंदर हमको बार्ली दिखेगा, ग्रेन्स के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको व्हीट के एविडेंसेस मिलते हैं सर, है ना। और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में हमको गेहूं के एविडेंसेस मिल जाएंगे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी मिलता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो वी सी दैट द इकोनॉमी वाज पेस्टोरल, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस वो पशुधन आधारित थी, और कैटल को बहुत इंपॉर्टेंस मेंशन किया गया है। इनफैक्ट ऋग्वेद बताती है कि गाय हमारे लिए सबसे पवित्र है, और हम गायों के लिए कुछ भी कर देते थे सर। तो लड़ाई झगड़ा भी होता था, अब लड़ाई झगड़ा होता था तो पॉलिटिकल कंडीशंस में हम लोग एविडेंस ऑफ वॉरफेयर लिख सकते हैं सर, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। अब लड़ाई किसके लिए होती थी, कौन करता था सर, ठीक है। तो एक तो खास करके आप देखोगे तो आउटसाइडर्स की बात की गई है पानीज के बारे में सर। ये आउटसाइडर्स कौन थे, तो ऋग्वेद कहता है कि ये जनरली व्यापारी थे, ये ट्रेडर्स हुआ करते थे, और ये वैदिक सभ्यता की पार्ट में नहीं थे सर, बट स्टिल दे यूज्ड टू कम टू अस, एंड कभी कभी हमारी गायों को उठा के लेके चले जाते, तो है ना, चुरा के गैया मेरा सर, है ना, चल गए सर, ठीक है। तो उसके बाद फिर इशू क्रिएट हो गया। अब ये जो गाय बेस्ड इकोनॉमी की हम लोग बात करेंगे, कैटल इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस आपको मिलता है, तो इससे हमको तीन चार चीजें मिल रही है। कोई एक कल्चर है, संस्कृति है, 500 साल सर्वाइव कर रही है, कैटल बेस्ड आप बोल रहे हो, पेस्टोरल। तो क्या और क्या आपको लगता है कि एक दो पांच गाय से आप अपने सर्वाइवल कर पाओगे? नहीं सर, समझे नहीं समझे। सो दे वर एक्चुअली द एक्सपर्ट इन कैटल ब्रीडिंग। तो जो हड़प्पन्स ने किया था कैटल ब्रीडिंग, उससे ज्यादा कैटल ब्रीडिंग आपको दिखेगा सर। कैटल ब्रीडिंग एक अलग ऑक्यूपेशन था और कैटल हर्डिंग एक अलग ऑक्यूपेशन था सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? So based on the pastoralism and the importance of cow, we can see that the different occupations emerged. In these different occupations included the importance of cattle herding and livestock breeding at that time, sir. पशुचारण का काम अलग कर रहे थे, पशुपालन का काम अलग कर रहे थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। और इसके लिए इनको ध्यान रखना था कि हमारा अगर पशु एक बार बड़ा होता है, उसके बाद उसको लिए चारा चाहिए, और चारा कोई खाए ना, उसका भी ध्यान रखना है, कोई घोटाला ना हो उसके लिए भी, और इसके लिए वज्रपति की अपॉइंटमेंट की गई सर, गेटिंग पॉइंट। सो वी फाइंड द लीडरशिप, ये राजन जो है, राजन यहाँ पे वज्रपति की अपॉइंटमेंट क्यों करता है? अब आप याद करिए सर, वज्रपति कौन थे? ही वाज द ऑफिशियल टू सी द पेस्टोरल लैंड ऑफ द विलेजेस। याद है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा सर? सो द सिग्निफिकेंस ऑफ वज्रपति सेज दैट जो राजन थे उनको अपॉइंट करते थे, कहते थे कि ध्यान रखना सर पेस्टोरल लैंड का सर, क्योंकि गाय कोई ना लेके जाए उसका ध्यान रखना है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स है ना, हमारे जो चारा है वो सुरक्षित रहना चाहिए सर, है ना, समझे नहीं समझे, फिर तो इशू क्रिएट हो जाएंगे। एंड दिस इज हाउ वी सी दैट इनका एक इंपॉर्टेंस, इनफैक्ट कैटल का इंपॉर्टेंस इतना था वैदिक पीरियड के समय पे कि इनके बीच में जब लड़ाई होती थी तो भी कैटल के लिए होती थी, और कैटल ही ये लोग चुरा के लेके आते, रिडिस्ट्रीब्यूट करते थे, और गाय के बेसिस के ऊपर ही इनके नोमेनक्लेचर मिले हैं। तो रामचंद्र शर्मा ने करीबन 200 से ज्यादा शब्दों को आइडेंटिफाई किया है जो गौ बेस्ड है। अब उनमें से 5-10 गौ बेस्ड शब्द आपको हर एक किताब में दिखेंगे, इतनी एग्जांपल में देना है। आप देखोगे तो राजन को गोपति कहा गया, गायों का पति, कि हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी गायों की रक्षा कर रहा है। अमीर इंसान था, उसको गोमत कहा गया। गाय के लिए लड़ाई होती थी, गविष्टि होती थी। जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे तो आप कहते थे कि हम गोडूली, इतना गोडूली हो रहा है सर, डिस्टेंस को गविष्टि के रूप में बोला गया। आपकी पोती को, आपकी जो नाती है, मतलब बेटे की बेटी, उसको दोहित्री कहा गया, या डॉटर के लिए भी दोहित्री शब्द दिख रहा है सर, ठीक है। एंड लेटर ऑन आपको एक शब्द दिखेगा गोत्र। ये गोत्र बेसिकली अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है वहां पे आपको ये गोत्र का शब्द दिखेगा। एंड वी फाइंड कि ये जो गोत्र है ये एक्चुअली क्लैन के लिए यूज होता था। क्लैन का मतलब यह है कि एक विशेष प्रकार के लोग, एक समुदाय के लोग एक जगह में रहते थे जहां अपने गायों को बांधते थे सर, और उसी जो इनफैक्ट लोग एक दूसरे के साथ अपनी गायों को शेयरिंग करते थे उनको सगोत्र कहा गया, समझे नहीं समझे। ये गोत्र एक्चुअली 7 ऋषियों से फिर लेटर ऑन डिराइव किया गया, ऐसा कहते हैं, क्योंकि यही 7 ऋषि थे जिन्होंने कंपाइलेशन किया था, है ना, समझे नहीं समझे, है ना। तो गोत्र जो है इसके दो इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन एक ऐसा है जिसे हम लोग काउशेड लिखते हैं, आप अंग्रेजी में देखोगे तो यू विल फाइंड द वर्ड काउशेड, कि एक ऐसी जगह जहां गायों का तबेला। गायों का तबेले का मतलब क्या है कि अगर 50 गाय वहां पे बांधी हुई है तो 50 की 50 गाय, किसी की 5 होगी, किसी की 10 होगी, किसी की 15 होगी, तो ये जितने भी लोग इनफैक्ट यहाँ पे गाय को रखे गए वो सब इंटर रिलेटेड टू ईच अदर है, तो ही एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि कैटल वाज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ एट दैट टाइम। जिसके पास ज्यादा गाय होगी वो ज्यादा शक्तिशाली है समाज के अंदर। तो आप किसी और के घर पे जाके तो गाय बांध के आओगे नहीं, उठा के लेके चला जाएगा वो बंदा, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। तो कहानी क्या है सर? कहानी ये है कि गायों की संपत्ति सबसे मुख्य संपत्ति थी। गायों की संपत्ति मुख्य संपत्ति थी, तो वैसे लोग जो एक विस्तार में अपनी गायों को बांध के रखते थे, गायों की संपत्ति शेयर करते थे, उनको सगोत्र कहा गया। नहीं समझ में आ रहा? और ये कहां से शुरू हुआ? तो हर एक ऋषि के पास अपनी अपनी गाय थी, गेटिंग पॉइंट। हर एक ऋषि के पास अपनी अपनी गाय थी, उन्हीं के ही वंशज वही गायों की ब्रीडिंग करते 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 उनकी फैमिली ट्री एक्सपांड हो रही है सर। कामधेनु गाय का झगड़ा ही वहां से हो रहा है ना, वशिष्ठ और विश्वामित्र को लेके। कामधेनु गाय आशीर्वाद देती है सर, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, समझे नहीं समझे।
है ना। तो आप उसको थोड़ा बहुत रिलीजन के साथ कंपेयर, हम हिस्ट्री पढ़ रहे, रिलीजन नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको पहले भी कहा, बट बीच में रिलीजियस रेफरेंसेस में लेते आऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको लिंकेजेस बैठेंगे, ठीक। तो इनिशियली ऐसा हुआ होगा कि ये जितने भी इनफैक्ट गाय है, काइंड ऑफ काउज है, उसको ऋषि लोग अपने पास रखते थे, उनके फैमिली मेंबर्स एक्सपांड हुए, आगे की जनरेशन आई, उन्होंने भी वही जगह के ऊपर अपने इनफैक्ट है ना गायों को बांधा, समझे नहीं समझे, वही जगह उनके फादर साहब छोड़ के गए थे, वही जगह गाय को बांधे। इसके लिए अंग्रेजी में काउ शेड लिखेगा, काउ शेड वेयर काउ शेड अ प्लेस और काउ शेड वेयर द काउज वर टाइड टुगेदर, है ना। एंड लेटर इट वाज यूज्ड फॉर किनशिप, किनशिप का मतलब है फैमिली रिलेशंस के लिए यूज हुआ। नहीं समझ में आ रहा है सर? तो आज जिसे हम लोग गोत्र प्रथा कहते हैं, वो गोत्र प्रथा यहाँ से तो उभर के ऋषियों के पास ही था ना। देयर इज वन ऋषि, से फॉर एग्जांपल भरद्वाज, भरद्वाज एक ऋषि हुआ करते थे सर। भरद्वाज आज की तारीख में गोत्र भी है ना, पता हो तो बता देता हूँ सर, है ना। जिसे ऋषि कहते हैं आज एक गोत्र है सर, है ना। तो ये शादी होती है ना, आप में से जितने लोग मैरिड होंगे, मतलब वो चूरन भी खाने लायक है सर, ठीक है, उसका भी एक अलग अनुभव है। तो अब जब होगी, जब शादी, अरेंज में जाओगे या इवन लव मैरिज भी होंगे आपके, तो एक आध महीने में अच्छा गोत्र देख लीजिएगा जरा सा, ठीक है, समझे नहीं समझे ना। तो ये गोत्र सिस्टम है, ये मूल तरह से आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखोगे और इसका कल्चरल डेवलपमेंट देखोगे तो दो तरह से आपको मिलेगा सर, ठीक है ना। हिस्ट्री के अंदर क्या बोला गया कि एक ऐसी जगह जहां बहुत सारी काउस को टाई किया जाता था, या काउ शेड कह सकते हैं सर, है ना, समझे नहीं समझे। अब ये काउ शेड कहां पे बांधे जाते थे, तो पहले के टाइम के अंदर सप्त ऋषि का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। तो ये जितने भी सप्त ऋषि थे, सब अपने अपने अलग अलग जगह पे गायों को रखते थे, उसके लिए इनकी कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, लेट मी कम बैक टू दिस वन। अब ये जितने भी सप्त ऋषि थे, इनके सबके अपने अपने इनफैक्ट काउ शेड हुआ करते थे, उसको गोत्र कहा गया इनिशियल पीरियड के अंदर सर, समझे नहीं समझे। इनके डिसेंडेंट्स आए, इनके बेटे आए, इनकी संतान आगे बढ़े सर, है ना, उनके बेटे बेटी ने भी यहाँ पे ही अपने गायों को बांधा सर, समझे नहीं समझे। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई 1G 2G 3G 4G सर, गेटिंग पॉइंट। तो वो सबके सब यहाँ पे बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे। अब उनकी अगर आप लीनियज देखोगे तो कोई एक ऋषि के साथ मैच होगी कि नहीं होगी, कि ये कौन सी जगह है सर। हाँ बोले हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऐतरेय, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर काणव, काणव ऋषि थे, उनका ही बेसिकली ये काउशेड था। इसके लिए वैदिक पीरियड में उसको गोत्र कहा गया है, एक ऐसी जगह जहाँ गायों को बांधा जाता था एक ही परिवार के लोगों के द्वारा। और वो परिवार का लीनियज आप देखोगे तो सप्त ऋषि के साथ मैचअप होगा। और इसके लिए कहा गया कि जब आपके एंसेस्टर्स सेम है तो आप कैसे विदिन द गोत्र शादी कर पाओगे सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गोत्र सिस्टम अब नहीं समझ में आई। ये गोत्र सिस्टम है, आज की तारीख में भी आपको एग्जिस्ट कर रही है। और नॉर्थ इंडिया में तो इसको लेके एट टाइम्स आप देखोगे एक शब्द यूज होता है हैशटैग ऑनर क्लीनिंग, समझे नहीं समझे। मतलब किसी को मार के ऑनर मिलता है, लोगों को पता नहीं कहां से किस बात का ऑनर मिल जाता है, मार के क्या ऑनर मिलेगा सर। अब ये मानते हैं सर, है ना, ये माना जाता है कि भाई आपका गोत्र ये है और सब वहां से डिसेंडेंट के रूप में आए हैं। अब वो उसको काफी डीएनए स्टडीज उसको चैलेंज भी कर रही है, समझे नहीं समझे, है ना। समझ में आया आपको, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंगली आपको स्टोरी दिखेगी, अलग अलग प्रकार की हाइपोथेसिस यहाँ से क्रिएट हुए हैं। पर ये गोत्र सिस्टम है, ये फैमिली को दर्शाता है सर। शादी वाला नहीं आया, क्यों? क्योंकि जब आप शादी करने जाओगे तो पूछा जाएगा कि आपका गोत्र क्या है। वो लड़का लड़की कहेगा कि इनका भी गोत्र भरद्वाज है और इनका भी भरद्वाज है, तो तुरंत ही खड़े हो जाएंगे, बोले नहीं नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इनके फोर फादर्स एक होंगे, मतलब दे आर मैरिंग विद इन द फैमिली। अब कहाँ इतने लीनियज ढूंढने जाओगे सर, है ना, समझे नहीं समझे, है ना, समझे। तो बहुत लंबी कहानी है, बट इस प्रकार के बिलीफ सिस्टम डेवलप हुए सर। दो चीज आपको मिलती है कि इनिशियल पीरियड में एक जगह के ऊपर गायों बांधने वाले जितने भी परिवार थे वो अंदरों अंदर शादी करने से अवॉइड करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इससे एक तो आपकी इंटरब्रीडिंग विद इन द फैमिली रुकती है, एंड दिस थिंग शो सम काइंड ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट एज वेल सर, समझे नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि इवेंचुअली साइंस भी ये कहता है कि आप फर्स्ट फैमिली सेकंड फैमिली के अंदर जब मैरिजेस करते हो तो आपकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी आती है, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो जेनेटिकल डिफेक्ट के साथ भी पैदा हो सकती है, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। सो गोत्र सिस्टम को आप उसके साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ भी देख सकते हो कि व्हेन सिंगल फैमिली यूज्ड टू टाई द काउज टुगेदर एंड काउज यूज्ड टू बी द सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना। सो विद इन द गोत्र सिस्टम दे यूज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम मैरिंग ईच अदर, एंड वो तब से रूल बन के आए थे लेटर वैदिक पीरियड से कि सब गोत्र अवॉइड करना है विद इन द आर्यस। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि व्हेन द फोल्ड ऑफ आर्यनाइजेशन इंक्लूडेड और एक्सपांडेड, जैसे जैसे जो आर्य का जो कल्चर है वो एक्सपांड हुआ, तो ऐसे जो नॉन आर्यंस थे व्हेन दे वर इंक्लूडेड इनटू द आर्यन फोल्ड, उनको भी कोई ना कोई गोत्र के साथ लिंक अप करवा दिया गया। तुम्हारा बोले हम विशिष्ट से है तो हम विश्वामित्र से है सर, ठीक। अब कहाँ एविडेंसेस ढूंढने जाओगे सर, समझ में आ कि नहीं है। तो इनिशियली क्या है कि जब ऋषियों से डिसेंडेंट्स आए होंगे तो 4 5 10 15 50 जनरेशन तक तो आप हाईलाइट कर पा रहे होंगे सर, ठीक है ना। शांडिल्य से है, आपने जॉली एलएलबी देखा कि नहीं देखा? जॉली एलएलबी में एक बाबा बन के आए होते कोर्ट के अंदर, वो एक्चुअली आतंकवादी दिखाया गया है कश्मीर का सर, है ना। फिर वो पकड़ा जाता है, अक्षय कुमार उसका इंट्रोगेशन कर देता है सर, लास्ट सीन एग्जैक्टली। तो गोत्र की तो बात ही कर रहा होता है सर, है ना। चलिए सर, है ना। तो पिक्चर के ऊपर नहीं जाते हैं, बट आपको सोशल कंडीशन समझ में आ रही है कि इनफैक्ट है ना ये गोत्र प्रथा कहाँ से डेवलप हुई है। तो गोत्र मूलतः से गायों के साथ जुड़ी हुई है सर। मैं आपको गौ से ही बात कर रहा हूँ सर, गेटिंग पॉइंट। एंड वी फाइंड कि यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें आपको गायों का सिग्निफिकेंस बहुत दिखेगा सर। पॉइंट क्लियर हुआ सर? तो ये लेटर वैदिक पीरियड के अंदर है, क्योंकि गायों का इंपॉर्टेंस तब बहुत था और गायों के लेकर लड़ाई हो रही थी, तो गायों को एक जगह पे बांधा जाता था सर, है ना। और फिर कहा गया कि ऐसे फैमिली मेंबर्स जो एक ही जगह पे गायों को बांधते हैं वो सब गोत्र है, दे शुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम मैरिज, है ना। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ काउ एंड काउ बेस्ड इकोनॉमी एंड कैटल बेस्ड इकोनॉमी। जितने भी रिसोर्सेज थे पूरी क्लैन के पास मिलते थे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। और इनफैक्ट गायों का इंपॉर्टेंस वहां तक मिलेगा कि इंद्र को भी गोपति कहा गया, समझे नहीं समझे। सेम गोत्र शादी क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके वंशज जो है वो एक ही होंगे, अगर आप बिलीव करते हो तो। और आपके जब ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एक ही हो, लड़का लड़की, फिर तो फिर अल्टीमेटली तो भाई बहन हो गए ना सर, सादी भाषा में हम लोग कहेंगे। इसको लेके तो इश्यू चलते हैं नॉर्थ के अंदर। नॉर्थ में ये थोड़ी पेट्रियार्की ज्यादा है, थोड़ा काइंड ऑफ है ना आइडेंटिटी वाला। साउथ में भी है सब जगह के ऊपर, बट दिस इज द प्राइम रीजन सर, है ना। अब क्या है कि जिस तरह से आर्यनाइज, क्योंकि पहले तो क्या था कि देखो आर्यन फूल वाज वेरी, आई वुड से स्मॉल, और द पॉपुलेशन वाज वेरी स्मॉल। सो द इशू इज ये सेम गोत्र डिफरेंट कास्ट जो है वो आपको लेटर पीरियड के अंदर दिखेगा सर। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे आर्यन सोसाइटी का एक्सपेंशन हुआ ना सर, धीरे धीरे
आर्यन सोसाइटी का एक्सपेंशन हुआ. अब नाउ द दास एंड दासीज वर इंक्लूडेड इन द आर्यन फोल्ड, सो दे वर गिवन द शूद्र स्टेटस. रामचरण शर्मा लिखते हैं. फिर चर्चा हुई कि इनका गोत्र क्या होगा, तो बोले इनको इनके साथ जोड़ दो, समझ नहीं समझाना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. तो आज की तारीख में जो वो प्योरिटी ऑफ जो गोत्र सिस्टम है उसको लेके आप उसका मैपिंग करना बहुत टफ हो जाएगा सर, है ना. डिबेट बहुत लंबा चला जाएगा, बट एटलीस्ट गोत्र सिस्टम का ओरिजिन समझ में आ गया कि किसे कहते हैं सर, है ना. तो वी सी द इंपॉर्टेंस ऑफ काउ. इंपॉर्टेंस ऑफ काउ का मतलब क्या है कि गाय का आपको महत्व दिखता है और गाय बेस्ड अर्थव्यवस्था और बेसिकली इंपॉर्टेंट सिस्टम आपको यहाँ से दिखती रहेगी. अब हिस्ट्री के अंदर एक चीज बोली गई है कि भाई यहाँ पे पेस्टोरल वाज द मेन सिस्टम, बट मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर 500 साल तक आप सप्त सिंधु वाले रीजन में रह रहे हो, है ना, इन सिंधु है और विप्शा है और सुतुद्री है ना, सरस्वती है, और आप खाली और खाली पशुधन आधारित रहोगे, वो पॉसिबल नहीं है. आपको डाइवर्सिटी ऑफ सब्सिस्टेंस बेस आपका होएगा इस तरह. अब स्कॉलर्स के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि उन्होंने ज्यादातर एग्रीकल्चर को नकार दिया है और कहा है कि ये तो खाली पेस्टोरल सिस्टम थी. तो मैंने बोला क्या घास फूस खाते थे, पेस्टोरल थी, जानवरों का चारा इनको भी खा जाते थे, ठीक है, तो फिर वो चारा घोटाला ही हो जाएगा सर, गेटिंग ऊपर. अब आज की तारीख में जब हम लोग वेद को फिर से स्टडी कर रहे हैं, मतलब जो मॉडर्न रिसर्च हो रहा है, उसमें फिर अब चीजें उभर के आ रही है कि भाई नहीं, एग्रीकल्चर भी उतना ही एग्जिस्टिंग कर रहा था जितना पेस्टोरल सिस्टम था, गेटिंग ऊपर. सो वी सी द एग्रीकल्चर हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड यहाँ से ही हमको पता चलता है कि वैदिक लिटरेचर में हमको बहुत सारे एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलेंगे सर, ठीक है ना. सो इसमें ये उपिंदर सिंह मैम ने बहुत बढ़िया लिखा, मतलब 3 पैराग्राफ दिए और उससे हमको पता चलता है कि इनफैक्ट है ना, एग्रीकल्चर का भर भर की चीजें हमको मिल जाएगी सर, ठीक. सो पहले पॉइंट हमको पता चलता है कि वी कम टू नो अबाउट द एविडेंस ऑफ सोइंग एंड कल्टीवेटिंग द आई वुड से क्रॉप, समझे नहीं समझे, तो क्रॉप के लिए फल और लंगल करके शब्द यूज किए गए हैं सर, गेटिंग पॉइंट. वी आल्सो कम टू नो अबाउट द हो, आपके एग्रीकल्चर टूल्स की बात कर रहे हैं. वी कम टू नो अबाउट एक्स, वी कम टू नो अबाउट सिकल. विल फाइंड अ प्लेस कॉल्ड क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है खेत. विल सी द श्लोक व्हिच वर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन. और इनफैक्ट इंद्र को भर भर के इन्होंने बड़े बड़े श्लोक लिखे और इंद्र को कहा कि हे इंद्र, आप देवों के देव हो सर, है ना, हमको बड़ा सा दान दीजिएगा, यू गिव अस सो मेनी लैंड, और वहां पे फर्टिलिटी हो सर. इसके लिए शब्द यूज किया गया उर्वर, वहां से आया उर्वरक. उर्वरक का मतलब क्या है, फर्टिलाइजर सर. सो द ओरिजिनल वर्ड वाज उर्वर व्हिच इज मेंशन इन द ऋग्वेद सर. विल कम टू नो दैट फर्टिलिटी की बात की गई है, लैंड की बात की गई है, पानी की बात की गई है, खेत की बात की गई है, टूल्स की बात की गई है. विल यूज द वर्ड कॉल्ड सीता इन द वैदिक पीरियड सर, व्हिच वाज यूज्ड फॉर द फरोज, है ना, जो प्लगिंग के लिए यूज होता था. वी कम टू नो अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ यव्य, बार्ली, जौ का पानी जिसे हम लोग पहचानते हैं. एंड देयर वाज वन मोर वर्ड कॉल्ड एज धान. धान इज अ नॉर्मल वर्ड फॉर द क्रॉप्स, नॉर्मल सीरियल्स के लिए सर, गेटिंग अपॉन. इनफैक्ट एग्रीकल्चर तो होता था, एग्रीकल्चर के साथ साथ इसके बाद ये लोग सीड्स को प्रोसेस करते थे, वहां तक एविडेंसेस मिले, क्योंकि उसके बाद आपको उसको थ्रेशिंग करना पड़ेगा. अगर आप, क्योंकि यव आया है तो फिर वीट आएगा ही उसके बाद. हमने पहले भी देखा बार्ली, बार्ली से वीट आता ही है कंटीन्यूअस वीट, उसी का ही फैमिली है ना, वीट फैमिली से बिलोंग करता है सर. सो सीड प्रोसेसिंग के भी एविडेंसेस मिलते हैं. विल आल्सो फाइंड कि इसी के अंदर से ये लोग खाना पकाते थे. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे एक ऋग्वेद का जो श्लोक हमने देखा था, उसमें श्लोक के अंदर बोला गया था कि मैं मदर ग्राइंड्स विद द स्टोन्स. तो मदर क्या ग्राइंड कर रही थी, वो कूट रही थी सर खाने को सर, अनाज को सर, गेटिंग अपॉन. एंड दिस थिंग शोस कि अगर आप यहाँ पे ये बता रहे हो कि सर यहाँ पे पेस्टोरल इकोनॉमी चलती थी और पेस्टोरल इकोनॉमी के तहत कोई चीज एग्रीकल्चर की हुई नहीं है सर, ये तो गलत हो रहा है सर, गेटिंग अपॉन. नॉट इनफैक्ट इनकी लड़ाई आज की तारीख के अंदर हमको पता चल रही है कि एग्रीकल्चर में कैटल्स का भी इन्होंने उपयोग किया होगा. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि दे गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू द कैटल्स, नॉट इन अ जनरल फॉर्म, बट कैटल्स वर यूजफुल इन मल्टीपर्पज वे. तो ये जो गाय का अर्थव्यवस्था उभर के आया, वो खाली एक चीज के लिए नहीं कि गाय हमको दूध दही पनीर दे देती है, बट इसके लिए भी क्योंकि ये खेती में भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है ना. कैटल आर इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर आल्सो, गेटिंग अपॉन. तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि इसका इंपॉर्टेंस था और कैटल्स को एक वेल्थ के रूप में इसके लिए कंसीडर किया गया. मैंने बताया कि इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी ऋग्वेदिक गॉड्स थे उसमें इंद्र सबसे मेन थे, उनको कंटिन्यूअसली यहाँ पे हाइम्स लिखा गया और वैदिक लिटरेचर में उनको बोला जाता है कि हे देवों के देव इंद्र भगवान, आप हमको अच्छा अनाज दीजिएगा सर. आज की तारीख में भी आप देखोगे तो जैसे ही किसान खेत में जाता है तो ही विल फर्स्ट बेसिकली ट्राई टू रिमेंबर द गॉड्स, कटिंग के पहले, सोइंग के पहले, एवरी ईयर सर, है ना, एक सेरेमनी होती है, उसी के बाद आप उसकी शुरुआत करोगे. इंद्र को कहा गया है उर्वजीत, उर्वरजीत. उर्वर का मतलब है बेसिकली एग्रीकल्चर, उसके ऊपर जीत हासिल की गई है. और इंद्र को बड़े बड़े श्लोक अर्पण किए गए हैं जहां बोला गया है कि हे इंद्र, हम आपके लिए अलग अलग कर्म कांड कर रहे हैं, हमको थोड़ा बहुत खेत दीजिएगा, हमको थोड़ी बहुत संपत्ति दीजिएगा, है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती से, है ना. इंद्र को याद कराया जा रहा है. इंद्र को ही क्षेत्रपति कहा गया कि भी आप क्षेत्र के पति हो, मतलब एक बेसिकली लीडर हो आप हमारे साथ, ठीक है ना, गेटिंग अपॉन. तो वी गेट मल्टीपल एविडेंसेस, वी गेट टूल्स. अब ये टूल्स किसके बने होंगे, तो हो सकता है पत्थर के बने होंगे, हो सकता है मेटल के बने होंगे सर, गेटिंग अपॉन. समझे नहीं समझे. तो ये चीज दर्शाते हैं कि अलग अलग प्रकार की इनके वीट, बार्ली, बीन्स, सीसम का उपयोग करना सर. इनफैक्ट एग्रीकल्चर में आपको जूमिंग एग्रीकल्चर के एविडेंसेस दिखेंगे सर. जूमिंग एविडेंस का मतलब क्या है, वी सी दैट द एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स वर सीन इन द फॉर्म ऑफ विस. विस का मतलब है जो मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट यूनिट. तो ये लोग रहते थे, फिर उसको छोड़ के जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर छोड़ के चले जाते थे. सो वी सी दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ सेटलमेंट जहां पे लोग आएंगे, फिर थोड़े साल तक रहेंगे, फिर वापस चले जाएंगे. तो आपको पुनर्विश, उपविश, प्रविश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सब शब्द दिख रहा है सेटलमेंट्स के. और ये सेटलमेंट्स तभी दर्शा रहा है कि ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को दर्शाता है सर, गेटिंग पॉइंट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आए 5 साल रुके, एग्रीकल्चर किया, फर्टिलिटी तो डाउन हो रही, कहीं और चले गए. तो पेस्टोरलिज्म इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता था, ना कि वो चराने चले गए सर, है ना, गेटिंग पॉइंट. इनफैक्ट ग्रेजिंग लैंड्स जो थी, वो ग्रेजिंग लैंड्स को भी ध्यान रखा जाता था, डेडिकेटेड उसके लिए भी घास उगाया जाता था. गांव के अंदर आज की तारीख में भी होता है, हाँ, गौचर कहिए सर, वी कॉल दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ गौचर हियर इन गुजरात. मैप के अंदर जाओगे ना गांव में, पटवारी को पूछोगे गौचर की जमीन कहाँ पे है, वो बोलेगा यहाँ पे, मतलब गांव में दिखा दे, बोले वो नहीं दिखा पाऊंगा, समझ नहीं क्यों नहीं, तो लोकल सरपंच बरपंच ने मार ली होगी जमीन सर, ठीक है ना, गेट माय पॉइंट. क्योंकि हर एक विलेज, एवरी विलेज ट्रेडिशनली हैज दिस पेस्टोरल लैंड व्हिच इज एलोकेटेड सिंस द ट्रेडिशनल टाइम्स. मॉडर्न टाइम्स में दिखती नहीं है, वहां विकास हो गया होता है या कोई पॉलिटिकल जो दबंग होगा गांव का, उसने पड़ा ली होगी वो जमीन सर, ना, बेचारे गांव वाले कहीं और जानवरों को चराने भेजते हैं सर. क्या अब तो जानवर भी उतने नहीं रहे, मवेशी भी नहीं रहे, पर खैर. तो वी सी दैट एग्रीकल्चर वाज देयर.
इनफैक्ट ये ग्रेन्स जब प्रोड्यूस होते थे तो ग्रेन्स गिफ्ट के रूप में भी दिए जाते थे, और ग्रेन्स वर द काइंड ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल सर। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक चीज मिलती है कि एग्रीकल्चर परमानेंट नहीं था, इसके लिए प्राइवेट कंसेप्ट ऑफ लैंड नहीं था, तो एग्रीकल्चर रिसोर्स बेस्ड था और क्लैन बेस्ड था। तो मैंने आपको बताया विश जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट हुआ करती थी, वो सबके सब लोग इनफेक्ट है ना एक जगह पे रहते थे, 5-10-15 गांव वाले, वो सब शेयरिंग करते थे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के रूप में, एंड देन उसके बाद निकल जाते थे 5 साल के बाद, चलो वहां चलते हैं। अब वहां कहीं और गए तो दूसरा राजा बीच में आ गया, भाई इधर क्या करो, मेरा अशोक में हुआ था यहाँ पे, फिर लड़ाई हो गई सर। अब लड़ाई हुई तो क्या वॉरफेयर भी होगा सर, होगा कि नहीं होगा? वॉरफेयर के अंदर हथियार भी चाहिए सर, हथियार चाहिए, राजा का रथ भी चलेगा सर, चलेगा कि नहीं चलेगा? मतलब यह है कि एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। एग्रीकल्चर के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जूमिंग कल्टीवेशन था, नो डाउट, बट प्रोडक्शन अच्छा चल रहा था क्योंकि सप्त सिंधु वाला विस्तार है, फर्टिलिटी प्लेन है सर। भले प्राइवेट कंसेप्ट नहीं है पर कम्युनिटी रिसोर्सेज एग्रीकल्चर के रूप में डेवलप हो रहे हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं उसको आज की तारीख में, कि पूरे गांव वालों के साथ में खेती हो रही है मिल बांट के सर, और इसी बेसिस के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हुई। एंड इन द अर्ली वेदिक पीरियड ओनली वी कम टू नो अबाउट द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस that evolved as a part of diversification of the economic conditions. In fact, the word ayas or ayas were used, and we come to know about different peoples who were involved into different occupations. This is only possible when you have a good subsistence base. One more time हड़प्पन civilization की basis बन गई, समझे नहीं समझे, है ना? तो कारपेंटर्स, रथ बनाने वाले, हाँ हिरण्यकार दिखेंगे, ज्वेलरी बनाने वाले, बार्बर्स दिखते हैं, पॉटर्स दिखते हैं सर, है ना? चूड़ियाँ बनाने वाले, एक्स बनाने वाले, रेजर बनाने वाले, शेविंग करने वाले लोग भी थे सर उस टाइम पे। गेटिंग अपॉइंट? और इन्हीं बेसिस के ऊपर से ऋग्वेद के अंदर बोला गया है कि हम जब ये सब चीजें कर रहे थे, हमारी सेटलमेंट्स के बीच में व्यापार हो रहा था, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो पानी पानी करते आते थे और हमको पानी पानी करके परेशान कर देते थे। सो यू फाइंड द मेंशन ऑफ पानीज, व्यापारियों का मेंशन किया गया है और कहा गया है देयर आर वेरी स्टिंगी पीपल। स्टिंगी पीपल का मतलब क्या है कि वो चिंगी लोग हैं सर, है ना? बदबूदार थे, काइंड ऑफ आते थे हमसे दूर रहते थे हम उनसे सर, है ना? तो ये हमारे जैसे कर्मकांड नहीं करते थे, पैसा बहुत था इनके पास, संपत्ति थी इनके पास, गाय चुरा के लेके चल जाते थे सर, है ना? गेटिंग अपॉइंट? सो वी गेट मल्टीपल एविडेंसेस, बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन दिखता है इसके ऊपर से, और ये इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन के अंतर्गत हमको पता चल रहा है कि कुछ क्लासेस जिसके पास रथ हुआ करते थे, कि 10 राजा की लड़ाई ऐसे थोड़ी हुई, बिना रथों से थोड़ी हुई सर, ठीक है? We see that we do not see any kind of evidences in the form of beggars. आपको कोई भिखारी नहीं दिख रहा है, wage earners। तो सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी थी सर, बेस्ड ऑन द अर्ली वेदिक कंडीशंस वी कैन सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको सर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको यहाँ से दिखेगा सर। और जब ओवरऑल पिक्चर हम लोग वेदिक पीरियड का देखते हैं तो वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल इंस्टेंसेस एंड एविडेंसेस, जिनके बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, सोशल मोबिलिटी भी थी, साथों साथ हमको पता चलता है पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के रूप में एक स्ट्रॉन्ग स्टेट ना होने के बावजूद भी दे वर एबल टू फ्लरिश, समझे? तो जब हम लोग आर्यंस को देखते हैं तो नॉर्मल आपके यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है नोमैडिक पैस्टोरल पीपल, और आज की तारीख में जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को जब कंपेयर करेंगे, सोशल कंडीशंस को करेंगे, तो क्या पता चल रहा है? वी कम टू नो द वे ऑफ लाइफ ऑफ आर्यंस, समझे नहीं समझे? तो इतना पॉइंट समझ में आया? यू गॉट दिस मच पॉइंट? तो क्या उसको हम लोग नोमैडिक पैस्टोरल इकोनॉमी या नोमैडिक पैस्टोरल पीपल के रूप में कंसीडर करेंगे? कितनी हद तक उचित है? तो यहाँ से अर्ली वेदिक पीरियड से 2-3 प्रकार के, तो ओरिजिन ऑफ वर्ण के साथ आपको प्रश्न आएगा, स्पेसिफिक आएगा, तो एक आएगा द डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशनल प्रोफेशंस इन द अर्ली वेदिक पीरियड, और ये पेस्टोरलिज्म से बाहर निकल जाइए। अब ये मत कहना कि सर इनकी इकोनॉमी खाली पेस्टोरल है, पेस्टोरल होती तो इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता, समझे नहीं समझे, है ना? एंड इनके बेसिस के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे हड़प्पा का, और कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछेगा आपको पूछेगा कि कंपेयर द एग्रीकल्चर एडवांसेस इन द हड़प्पा एंड द वैदिक पीरियड, और फिर भाई साहब कर पे चालू, समझे नहीं समझे? ये सब लिखना पड़ेगा कि यहाँ क्या एग्रीकल्चर के एविडेंसेस है, हड़प्पा में क्या एविडेंसेस है, हड़प्पा में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, इसमें लिटरेरी एविडेंसेस मिलते हैं, है ना? समझे नहीं समझे? तो इतना रखते हैं, लेट अस कीप द क्लास, क्योंकि रिलीजन मुझे आधा घंटा चर्चा करनी है, क्योंकि ये रिलीजन अद्भुत रिलीजन था सर। खैर, मॉनेटरी सर्कुलेशन लिमिटेड था, तो आप देखिए इन द अर्ली वेदिक पीरियड मोस्ट प्रॉब्ली एक्सचेंजेस होते होंगे, और स्वर्ण गोल्ड कॉइन्स के कुछ गोल्ड तो नहीं था बट काइंड ऑफ गोल्ड यूनिट्स, सिक्के कुछ प्रकार के इन्होंने इश्यूज किए थे, उसको निष्क के रूप में पहचानते हैं, लेटर पीरियड के अंदर आपको दिखेंगे, निष्क कहते हैं उसको सर, ठीक है? बट वो लेटर वेदिक पीरियड में आपको दिखेंगे। तो इनिशियली बार्टर सिस्टम आपको मिलेगी सर। सो ये जो बार्टर सिस्टम है उसके बेसिस के ऊपर आपको ये डेवलपमेंट मिलता है सर, है ना? वो ऑर्नामेंट्स थे मोस्ट प्रॉब्ली, या छोटे गोल्ड के कुछ इन्होंने टूल्स बनाए होंगे इसके ऊपर से, समझे आप लोग? ठीक है, तो इतना बेसिस आपको क्लियर रहना चाहिए। अब रिलीजन की जो कहानी है वो कहानी थोड़ी बाकी रह गई है सर, ठीक है? बट मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़े बहुत कीवर्ड्स 5-10 मिनट डिस्कस कर लेता हूँ अभी, है ना? थोड़ा बहुत मुझे कीवर्ड्स डिस्कस करना था, तो लेक्चर खत्म होते होते मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी निपटाएंगे, बट टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहे थे पढ़ाते पढ़ाते, और 2 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला। मेरे को लगा 1-1.25 घंटे में निपटा दूंगा मैं इसको, ठीक है? पर नहीं होता है सर, है ना? इगैलिटेरियन नहीं थी सर, सोशल हायरार्की एग्जिस्ट क्रिएट थी, सोशल हायरार्की तो थी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल हायरार्की नहीं थी सर, ठीक है? तो वो मत सोचेगा कि इगैलिटेरियन थी और सब चंगासी वाली कंडीशन थी, समझे नहीं समझे, है ना? जस्ट अ सेकंड, है ना? मैं वो फाइल देख रहा हूँ, कहाँ गई भाई, किधर गया? नहीं, इगैलिटेरियन तो नहीं था सर, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ इगैलिटेरियन सर, है ना? कुछ कीवर्ड्स को आज डिस्कस करूंगा, कुछ को मंडे करूंगा, मतलब शांति से करेंगे, क्योंकि वो कीवर्ड्स को समझाना भी थोड़ा लंबा पार्ट है, मतलब वो छोटी बात नहीं है कि कीवर्ड्स को भी। हाँ, उसका पहला क्लास कहाँ गया? हाँ, आप जिनको दूसरी क्लास में जाना जा सकते हैं, मैं कुछ कीवर्ड्स को थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ सर, ठीक है? अब देखिए आपको है ना कीवर्ड्स बहुत सारे आते हैं, तो दे विल आस्क यू मल्टीपल कीवर्ड्स, ओके? साक्षी आई हैव नॉट अपलोडेड एनीथिंग, ओके? मैंने अभी तक कुछ अपलोड ही नहीं किया है सर, ठीक है ना? तो अभी आज अपलोड कर दूंगा मैं, ओके? अब देखिए ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, गिवन अकाउंट, कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, रिव्यू, हाईलाइट, इवैल्यूएट, है ना? मल्टीपल कीवर्ड्स, अगर आप थक जाओगे इतने कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। अब कुछ कीवर्ड्स के आपको ग्रुप आइडिया बता देता हूँ कि भाई क्या-क्या इसके अंदर आपको आइडिया लिखना है सर, है ना? अब जब एम्प्लीफाई करने का शब्द आएगा ना, हम लोग ए से शुरू करेंगे। कोई भी चीज़ को एम्प्लीफाई करने का मतलब समझ में आता है, उसको बड़ा कर दीजिए ना, उसको ज़ूम कर दीजिए सर, ठीक है? अब जैसे उधम सिंह का फोटोग्राफ है सर, उसको एम्प्लीफाई कर देता हूँ मैं सर, समझे नहीं समझे, है ना? अब देखो ये एम्प्लीफाई हुआ कि नहीं हुआ, और है भाई साहब सर, ठीक है?
अरे कतई जाए सर, ठीक है, गेटिंग कितना एम्पलीफाई कर दिया सर, समझे। तो आपको जब 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 प्रश्न आएगा एम्पलीफाई का, तो आपको उसी के फेवर में इश्यू को बिगर लिखना है सर, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा कि बेस्ड ऑन द लिटरेरी एविडेंसेस, एक क्वेश्चन आप देखोगे, ये तो मैंने मॉक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि बेस्ड ऑन द लिटरेरी एविडेंसेस, बेस्ड ऑन दी लिटरेरी एविडेंसेस, डिस्कस दी, देखिए ये प्रश्न, डिस्कस दी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दी अर्ली वैदिक पीरियड सर, समझे कि नहीं समझे। और उसके बाद आपको बोल देगा एम्पलीफाई, और एम्पलीफाई मैं कहूंगा एम्पलीफाई, यहाँ डिस्कस क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं सर, ठीक है। एम्पलीफाई दी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब आपको उसके ऊपर प्रकाश डालना है, जूम इन करना है सर, समझे कि नहीं समझे, है ना, गेटिंग पॉइंट। तो जब भी कोई भी प्रश्न आता है, आपको जब एम्पलीफिकेशन की बात आएगी तो उसको बड़ा करना होता है सर आपको सर, ठीक है। तो यहाँ दो क्वेश्चन मैंने दिए, जैसे दिया है कि द रोल ऑफ उधम सिंह इन द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इज वेरी मच सिग्निफिकेंट, एम्पलीफाई स्टेटमेंट दे दिया, उसको पीछे डाल दिया एम्पलीफाई। यूपीएससी भी ऐसी गेम करता रहता है सर, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ पे बनाया है, पार्टिसिपेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन सिविल मूवमेंट गिव इंपैक्ट टू नेशनल इंटीग्रेशन, कि भाई सिविल मूवमेंट के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोगों का जो जुड़ा होता है, उसके कारण हमारा राष्ट्रीय एकता एक हो गया ना, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा, एम्पलीफाई कीजिए। तो उसको मूल तरह से क्या करना है सर, कोई भी चीज के अंदर एम्पलीफिकेशन आएगा तो उसको बड़ा कर देना है सर, समझ में आया कि नहीं आपको। तो ये कीवर्ड है, आपको कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सर, ठीक है। तो कीवर्ड आता है एम्पलीफिकेशन, है ना। दूसरा एक सबसे कॉमन आता है एग्जाम्स के अंदर, आप देखेंगे तो एक्सप्लेन, इलैबोरेट, गिव डिटेल्स, फलाडीन का सर, ठीक है। तो ये घुचू में पूछता रहता है कि सर एक्सप्लेन में क्या करेंगे सर, ठीक है। तो इन सब के अंदर अगर आप देखिए, जिसकी साइड में आपको दिया है उसी को ही डिटेल्स आपको देनी है, और एक्सप्लेनेशन इज मोर इजी सर, एम्पलीफिकेशन के अंदर भी वही उसके फेवर में, पर थोड़ा और प्रकाश डेप्थ के साथ लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रश्न यहाँ पे डाला गया है कि द हड़प्पन पीपल हैड ग्रेट नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इलैबोरेट करना। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिकल साइड के ऊपर ही फोकस करना है। जब आपको पूछा जाएगा मैथमेटिकल साइड, तो फिर इलैबोरेट किया गया है, तो आपको ये देखना है ये किसके सापेक्ष में पूछा। फिर ये नहीं कि आप सब कुछ है ना एक ना एक चीज गोल गोल करके फिर वहां चले जाओगे इधर से। तो कहानी क्या चलती है कि ये एम्पलीफिकेशन कोई मूवमेंट सेंट्रिक पूछेगा, या आप देखोगे टॉपिक स्पेसिफिक पूछेगा, और इलैबोरेट पूछेगा वो सब टॉपिक के ऊपर पूछेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको सब, ठीक है। और डेडिकेटेड साइड के ऊपर पूछे, और जो पूछा है उसी को इलैबोरेट करना है, फिर देन यू आर नॉट सपोज्ड टू डाइवर्ट, है ना। आप लोग के साथ प्रॉब्लम होता है कि आप इधर चले जाते हो, पहले पैराग्राफ बराबर गाड़ी जब इवैल्यूएशन भी कर रहा होता है ना, अच्छा ये 1 2 3 4 फिर यहाँ से यूं गाड़ी चली जाएगी, यूं चली जाएगी, यूं चली जाएगी, दैट शुड नॉट टेक प्लेस, ओके। तो जब जब आपको ये गिव डिटेल्स, इलैबोरेट वाला, एक्सप्लेन वाला जब आएगा, तो आपको उसी की साइड में डेप्थ में लिखना है जो स्पेसिफिक पूछा गया। अब यहाँ पे हड़प्पन पीपल के अंदर मैथमेटिक्स, मैंने आपको उस दिन साइंस एंड टेक बताया था ना सर, इसको प्रैक्टिस करिएगा अपने हिसाब से, हाँ, कि मैथमेटिकल नॉलेज कहाँ से मिलता है, हाँ, इलैबोरेट विद एग्जांपल्स। अब इसमें आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, यू कैन आल्सो गिव द एग्जांपल्स एज वेल, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट इसके अंदर से आपकी हो जाएगी सर, है ना। तो आपको ये सब समझ में आया, सेकंड कीवर्ड आपको समझ में आया सर, 2 3 ही पढ़ूंगा, ज्यादा मत करिएगा सर, ठीक है। एक हमने एम्पलीफिकेशन देखा, दूसरा देखा सर, तीसरे इसके अंदर से देखोगे तो आपको एक आता है, ये सबसे टफ आता है सर, है ना, क्योंकि इसमें आता है गिव ओपिनियन, डू यू एग्री, गिव योर व्यूज, कमेंट, है ना। अब आपको ये कमेंट करने का प्रश्न सबसे यूपीएससी फेवरेट पूछता है, मिनिमम आपको 4 से 5 क्वेश्चन 2 पेपर के मिला के अंदर कमेंट बेस होंगे ना, कमेंट ऑन द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, डू यू एग्री दैट इट हैड अ फेलियर और इट डिक्लाइंड बिकॉज़ ऑफ द फ्लड, समझे नहीं समझे, है ना। तो फिर ये स्टूडेंट ने पूछा कि सर आई डोंट एग्री, तो मैंने कहा तुमको किसी ने पूछा है सर, है ना। कि जब जब कमेंट वाला आएगा, गिव योर ओपिनियन आएगा, डू यू एग्री आएगा, गिव योर व्यूज आएगा, तो कभी भी आपको पर्सनल व्यूज नहीं लिखने, पहले तो ना थर्ड पर्सन में लिखना होता है सर, है ना। हम लोग देखेंगे आगे क्लास के अंदर, हम लोग लाइव क्लास के अंदर थोड़ा आंसर राइटिंग भी कराता है कभी, तो थर्ड पर्सन में लिखना है, और उसमें भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं लिखने, हार्ड वर्ड्स नहीं, मतलब वो है ना, कभी कभी शब्दों की मारामारी होती है तो देखना पड़ता है। स्टैंडर्ड यूज लिखेंगे, जैसे डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन के ऊपर कमेंट करिए, या कमेंट ऑन द डिबेट रिगार्डिंग द आर्यन इन्वेजन थियरी। अब आप में से काफी लोग काफी जज्बाती हो जाएंगे, बोले हम लोग को ऐसा प्रूव किया, मैं उल्टा सुल्टा लिख दूंगा, तो मार्क आपके ही कटेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपको अगर म्यूलर को गलत भी लिखना है सर, ठीक है ना, तो म्यूलर को गलत प्रूव करने के पीछे शब्दों की जो यूज है, वोकेबुलरी है, वो आपको थोड़ी बहुत ठीक रखनी पड़ेगी सर, ठीक। तो स्टैंडर्ड यूज लिखोगे, उसकी वैलिडिटी को चेक करोगे, हिस्टोग्राफी में एक्सेप्ट हो रहा है वैसे यूज लिखोगे सर, है ना। और हमेशा आप देखोगे तो ये जो कमेंट वाला है वो पीछे आएगा सर, या स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा सर, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको जाना पड़ेगा कि जैसे ये स्टेटमेंट पूछा है कि कांग्रेस इज टॉटिंग टुवर्ड्स इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ऑब्जेक्टिव्स इज टू असिस्ट टू पीसफुल डिमाइज, तो आपको यहाँ पे ये कमेंट बोला गया, तो ये तो कांग्रेस के अंदर, ये इसने कर्जन ने कहा था ये स्टेटमेंट, और कर्जन कह रहा है कि भाई यहाँ पे इनफैक्ट है ना, मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अब उसी तौर के ऊपर मैंने आपको बताया कि कमेंट ऑन दी आर्यन इन्वेजन थियरी, डू एग्री अबाउट द मिथ और वाज इट अ रियलिटी सर, है ना। तो इसमें जब आप लिखोगे तो आप अलग दोनों पर्सपेक्टिव्स को हाईलाइट तो करोगे, नो डाउट सर, पर हिस्टोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से लिखना पड़ेगा आपको। हिस्टोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में ऑथर के नाम भी आएंगे कि भाई इसने ये कहा है, जैसे इसमें ये कर्जन का नाम आ रहा है सर, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई उसमें आर्यन इन्वेजन की थियरी के अंतर्गत फलाने ऑथर ने ये कहा है, इसने ये कहा है, एक इंडोलॉजिकल ओरिजिन है, यूरोपियन ओरिजिन है सर, ठीक है ना। उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्यों कमेंट करना है, और फाइनली जब कंक्लूजन बांधोगे, वो कंक्लूजन के अंदर आप अल्टीमेट उसके अंदर लिखोगे कि नो नो नो, बेस्ड ऑन द अबाउट डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द आर्यन इन्वेजन थियरी वाज अ मिथ, तो तब जाके आपकी कमेंट है एस्टैब्लिश होगी ना सर। तो आप जब टिप्पणी दे रहे हो, अपना व्यूज दे रहे हो सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अब एम्पलीफाई और एक्सप्लेन में ऐसे तो कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, राइटिंग के अंदर आप देखिए, पर वो नेचर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर मैटर करता है सर, ठीक है। नॉर्मली एम्पलीफिकेशन के अंदर आप डिटेल्स ज्यादा डालते हो, समझे कि नहीं समझे ना, उसको फुली एक्सप्लेन करने के लिए, गेटिंग पॉइंट। अब फ्लो चार्ट जो है वो जनरली जीएस के आंसर के अंदर ठीक रहता है, बट 20 मार्कर्स में फ्लो चार्ट छोटा सा वाला बना सकते हो, पर ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा सर, ठीक। कोई एक स्पेसिफिक इशू को आप बिग कर रहे हो सर, एक्सप्लेन में क्या होता है कि पूरा रोल आपको पूछ देगा सर, है ना, दे विल आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चन मेन ऑन द पॉइंट, ओके। तो डिटेलिंग करना ही आपको, दोनों थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होगी, पर नेचर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा सर, एम्पलीफिकेशन के अंदर और एक्सप्लेनेशन के अंदर सर, ठीक है। तो जब नेचर ऑफ क्वेश्चन आप मिलेगा ना, अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि भाई उधम सिंह के रोल को एम्पलीफाई कीजिए, तो आपको फिर उसके अंदर से काफी डेप्थ में जाके लिखना पड़ेगा सर। और एक्सप्लेन के अंदर आपको पूछेगा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल सर, समझे नहीं समझे, तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई एक ओवरऑल पूरा पिक्चर आपको क्लियर करना है सर, है ना। तो एम्पलीफिकेशन जनरली स्पेसिफिक इशू के ऊपर ज्यादा पूछता है, वो डायरेक्टली उसको लिंक अप करके पूछता है सर, ठीक है ना। ये 3 व्यूज थे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, एक आता है क्रिटिकली एनालाइज या एनालिसिस और इवैल्यूएशन, उसको फिर मैं मंडे को करवाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे हम लोग क्लास खत्म करेंगे आखिर के 10 मिनट आपको हर क्योंकि इसमें 15-20 कीवर्ड्स हैं, मतलब देखो कितना लिस्ट है सर, है ना। तो पहले प्लान ये कर रहा था कि एक दिन 2 घंटे इसी को समझा दूं, बट मेरा अब मन कर रहा है कि डेली मैं 2-2 3-3 4-4 कीवर्ड्स आपको करवाता रहूंगा, सो दैट क्या है कि हम लोग जब नेचर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर डाइवर्सिफाई करेंगे तो एटलीस्ट
इनफैक्ट है ना, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग भी बनती रहेगी, और टॉपिक के बाद ही हम लोग कर लेंगे तुरंत ही सर, ठीक है। तो जैसे आज मैंने आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में बताया, और आज हमने देखा अर्ली वैदिक के अंदर, अर्ली वैदिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया, खाली रिलीजन बाकी है। तो मंडे को हम लोग लेटर वैदिक भी कवर कर देंगे, कंपैरेटिव अर्निंग भी ले लेंगे, मोनार्की भी देख लेंगे सर, है ना। अर्ली वैदिक का एक और क्वेश्चन आज याद रखिएगा कि द ओरिजिन ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन इन द वैदिक पीरियड, है ना, समझे नहीं समझे, ओके। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, नेचर ऑफ पॉलिटी, नेचर ऑफ पॉलिटी एक प्रश्न आएगा सर यहाँ से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ऑप्शनल के अंदर सर, समझे नहीं समझे, ओके। तो इतना रखते हैं हम लोग सेशन के अंदर, लेट अस कंप्लीट द सेशन टुडे। मॉडर्न बेटा 11, मतलब आप ऑप्शनल में यहाँ पे हो और 22 में देने वाले हो, तो मॉडर्न मतलब 11 से करना है तो करो, फिर यहाँ पे करना सर, क्योंकि 23 में दे रहा हूँ ना, तो अभी टाइम ही टाइम है ना, तो काहे इतना जज्बाती हो गया सर। ऑप्शनल में फिर देखो, ऑप्शनल में मेरे पास है लिबर्टी टू कवर दिस सब्जेक्ट। हम लोग है ना, अभी तो हमने करीबन कितना 134 आवर्स का सेशन है ये, इसको हम लोग थोड़ा एक्सपांड करेंगे, मतलब विल टेक इट अराउंड 150 आवर्स, इसमें और 15-20 मिनट में ऐड करूंगा सर, ठीक है। होगा ही, मुझे पता है, ये तो क्या इनिशियली था तो मैंने टाइम टेबल सेट करवा दिया, और टोटल हमारा 320 प्लस आवर्स के आसपास जाएगा, 300 घंटा तो आराम से चला जाएगा, मुझे पता है सर। उससे कम में तो होगा ही नहीं, तो मैंने थोड़ा टाइम थोड़ा इनिशियली मैंने कहा कि लेट अस सी द स्पीड है ना, कैसे चल रहा है हमारा। तो अब मुझे समझ में आ गया कि रिदम में कैसे जा रहे हैं हम लोग सर, ठीक है। तो 300 आवर्स, क्योंकि ना पीछे के पीरियड में क्वेश्चन कम आते हैं, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं आता है, ये जो पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला सर, ठीक है। यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री कम आएगा सर, यहाँ मतलब स्पेसिफिक डायनेस्टी के ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ जनरल पॉइंट आते हैं, फ्यूडलिज्म से आता है, कल्चरल डेवलपमेंट आता है। ऑप्शनल ही कर दो ना यार, ऑप्शनल से ही तैयारी, मतलब मॉडर्न करके ऑप्शनल करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा सर, ठीक है। अब यूजी ट्राइब के अंदर फिर अलग अलग वंश है, जैसे ये हुन के अंदर है सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो इसमें दोनों पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे सर, तो मंडे को आता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं सर। आई एम स्टडिंग ऑप्शनल बट नाउ विद हाउ मेनी सब्जेक्ट आई कैन स्टडी, वी कैन स्टडी 1 और 2 सब्जेक्ट्स है ना साक्षी, एक या 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम करिए, 1 और 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो एटलीस्ट आप हिस्ट्री ऑप्शनल कर रहे हो ना, तो एक जीएस का एक पकड़ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी पकड़ लीजिएगा, वो थोड़ा लिंक अप हो जाएगा, समझ में भी आएगा सर, ठीक है। हाँ आ सकता है ना, वैदिक लिटरेचर और संगम लिटरेचर के ऊपर आएंगे ना अभी धीरे धीरे, ठीक है। मतलब बेटा होगा क्या कि बहुत लेंदी हो जाएगा, इट्स अ गुड बुक है ना, आर एस शर्मा की बहुत सारी किताबें, बट फिर कॉस्ट बेनिफिट भी देखना पड़ेगा ना आपको। चलिए खाली और खाली इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप एक तरफ से किताब, वो हमारे लिए छोड़ दीजिए सर, समझे नहीं समझे ना, गेटिंग ऑफ। तो एटलीस्ट अब ब्लैक बोर्ड के ऊपर बीच में करवाता रहूंगा सर, ब्लैक बोर्ड सेंटर ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं आज कंपाइलेशन में डाल देता हूँ पीडीएफ सर, पूरी की पूरी वैदिक पीरियड तक की, है ना, मतलब अर्ली वैदिक पूरा कवर हो गया है, लेटर वैदिक के कुछ कुछ बाकी है मुझे इंक्लूड करना सर, ठीक है। नहीं नहीं मैं कर दूंगा सर, आई बी डूइंग दैट, ओके। क्या चलिए सर, ठीक है। तो मैक्सिमम आई कैन सजेस्ट, अगर कॉलेज के साथ करो तो 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम करो यार, 1 या 2 सब्जेक्ट्स, उससे ज्यादा मत करिए सर। देखो 25 वर्ड्स में तो मेन पॉइंट ही आएंगे, उसका जो क्रक्स होगा वही लिखना पड़ेगा, मतलब आपको पूछा जाएगा ऋग्वेदिक पॉलिटी, राइट नोट ऑन ऋग्वेदिक पॉलिटी, है ना, तो लिखा आपकी स्टेट पीसीएस के लिए। सो व्हाट यू राइट, you'll write the Rigvedic polity had a monarchical structure. The king was not hereditary. He was assisted by the Sabha Samiti and Vidhat. We'll also find the emergence of the officials, particularly the royal priest. And उसके अंदर फिर एक एग्जांपल ले सकते हो, give the example of राजा, काइंड ऑफ है ना, राजन के रूप में जो रोल है वो लिख दो बस, दैट्स इट। 25 वर्ष में तो क्या होगा सर, ठीक है। हाँ फरवरी तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे, जनवरी एंड फरवरी आई एम टारगेटिंग विल बी कंप्लीट। ऐसा तो क्या है, मैं 7 डेज अ वीक भी करवा सकता हूँ, बट देयर इज नो पॉइंट कि मैं 7 दिन में करवा के आपका फिर अल्टीमेटली रिवीजन ही नहीं होगा तो क्या करेंगे सर, है ना, समझे नहीं समझे। अब बच्चे मुझे कह रहे हैं सर जल्दी करा दो, मतलब ये तो थोड़ी मैगी नूडल्स है कि 2 मिनट के अंदर न्यू करके डाल के हो गया सर, ठीक। अरे भाई हम 4.5 साल का सिलेबस 6 महीने में कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको पूछिए, है ना, ये सुप्रियो अभी दूसरे में है, सुप्रियो एक्चुअली एमए किया हुआ है उन्होंने हिस्ट्री के अंदर, तो उनको पूछिए कि कितना टाइम लगता है ये सब चीजें समझने में, समझाने में, ठीक है। तो रिवीजन नहीं होगा तो फिर सब चला जाएगा, फरवरी में आप फिर मेरे को ढूंढते ढूंढते आओगे मेरे लाइव क्लास के अंदर कि सर अब हम सब कुछ भूल गए, हिस्ट्री ऑप्शनल की नई बैच कब आ रही है, हम फिर से अटेंड करेंगे, मतलब क्यों, वो सब पुराना रिवाइज नहीं कर पाए सर। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, दूसरी बैच अगले साल आएगी हिस्ट्री की, फरवरी मार्च जब आएगी तब सर, ठीक है। मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि ये बैच को रगड़ के करिएगा अच्छी तरह से, इसको शांति से करेंगे सर, ठीक है। दूसरी बार यहाँ शक्ल मत दिखाना, आओगे तो खाली मजे हाथ रेज और हैंड करने के लिए आना सर, है ना, यूं करके अरे मास्टर पिछली बैच में मजा आ गया था वैसे कर रहे हैं बाकी पढ़ो सर, ये बैच को अच्छे से कंप्लीट करो। देखो यार एक बार करना होता है, मैक्सिमम 1.5 बार, मतलब वही कुछ कुछ डाउट्स वाले सर। आई सीन स्टूडेंट है ना, आ जाते हैं यार सर 2 साल से आ रहे हैं, क्या कर रहे हो यार, व्हाट यू आर डूइंग विद योर लाइफ, हां डू समथिंग एल्स, ओके, अदर सब्जेक्ट्स को नहीं करना है आपको सर, है ना, समझे। तो एक करो अच्छे से करो, वन टाइम, बट थोड़ा डेडिकेटेड करो सर, है ना। मुस्कान का नया डाउट है, मुस्कान यू स्टार्ट, हाँ बोलो सर, ठीक है। देखिए जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं ना, न्यू स्टूडेंट्स, उनके लिए पहला तो मेरा गोल ये रहेगा कि आप प्रीवियस लेक्चर से शुरू करें। प्रीवियस लेक्चर्स का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, और एक भी क्लास को स्किप मत करिएगा सर, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया आपको, तो धीरे धीरे आप बैठोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको लिंकेजेस एस्टैब्लिश मिल जाएगी, और फिर आप आराम से उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझे। फिर कोई डाउट होगी तो मुझे क्लास के अंदर बोलिएगा। नो नो आई डोंट सी, मेरी स्लाइड्स के अंदर एक्चुअली मैंने इनफ लिखा हुआ है। आप उपिंदर सिंह की बुक से नोट्स बनवाना चाहते हो तो स्लाइड्स को जब प्रिंट करोगे ना, तो बाजू में इनफैक्ट है ना कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कि लिख दीजिएगा नोटिंग करके, उपिंदर मैम के साथ कंपेयर करके सर, ठीक है। तो वो ज्यादा मैं कहूँगा रिलेटेबल रहेगा, वो है ना डूडलिंग कहते हैं, स्क्रिबलिंग कहते हैं वैसा। तो वो उससे क्या फायदा होगा कि आपकी डबल क्या कहते हैं कि मेहनत रुक जाएगी, क्योंकि आपने क्लास अटेंड की है ना, तो क्लास अटेंड किया तो आप स्लाइड्स पढ़ पाओगे। अब ऐसे लोग होंगे जो विदाउट क्लास भी स्लाइड्स देखने आएंगे, और वो विदाउट क्लास जब स्लाइड्स देखने आएंगे तो वो भटक जाएंगे, बोले क्या लिखा है ये, तो एक एक शब्द यहाँ बुलेट पॉइंट में, पर यू नो द फ्लो ऑफ द स्लाइड्स ना। तो नोट्स करो तो स्लाइड्स में से, बुक में से कुछ कुछ चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने छोड़ दी होगी, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट लग रही है ऐसे, तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने नहीं इंक्लूड की है सर, ठीक है, क्योंकि आई हैव एक्चुअली, हाँ रीड करो, उनको रीड करो, 2-3 बार रीड करो सर, 2 टाइम्स मिनिमम मैं तो कहूंगा सर, ना टाइम लगेगा, लेक्चर्स के साथ रीड करो। आज जो क्लास में पढ़ा है ना, जैसे मैंने आपको ऋग्वेद पूरा पढ़ा दिया, मतलब ऋग्वेदिक कंडीशंस, ऋग्वेदिक पीरियड हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है ना, तो आज जाके उपिंदर सिंह मैम का तुरंत बुक उठाइए, और कौन सा पेज नंबर है, द पेज नंबर इज
आई गेस 185 184 184 पेज है ना, 184 या 187 187 से ऐसे शुरू हो रहा है, तो उसमें से पढ़ना शुरू कर दीजिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो उसमें 187 से लेके करीबन आप पकड़ के चलोगे तो 195 एंड 198 तक है, 184 से 198 अर्ली वैदिक पीरियड है सर, ठीक है। हाँ मतलब फिर आप जीएस1 के क्लासेस को अटेंड नहीं करोगे तो मोस्ट ऑफ 80-90% कवर हो जाएगा। खाली वो आर्ट एंड कल्चर का कुछ पोर्शन है, जैसे म्यूजिक एंड डांस रह गया है, म्यूजिक एंड डांस यहाँ हिस्ट्री में आता नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, ठीक है, ना ही मेडिवल हिस्ट्री में आता है। फिर हैंडीक्राफ्ट वाला पोर्शन है, वो सब तो क्या करिएगा आप, खाली आर्ट एंड कल्चर की बैच करिएगा, वहाँ पे जब करोगे मेरी आर्ट एंड कल्चर की बैच आएगी सर, तो उसमें आ जाइएगा, है ना मुस्कान, समझे। तो आर्ट एंड कल्चर फिर वहाँ पे अटेंड करें तो वहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन इसके रिवाइज हो जाएंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शनल 2 घंटा क्लास के अंदर करिए, फिर प्रीलिम्स करिएगा पूरा दिन सर, ठीक है। मतलब डू वी नीड टू टेक सब्जेक्ट ओनली का मतलब समझ में नहीं आया, मतलब सब्जेक्ट ओनली का पॉइंट किसके अंदर बता रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट में तो हिस्ट्री तो पूरा हो जाएगा आपका, खाली आर्ट एंड कल्चर की नई बैच आएगी, स्पेसिफिक बैच में लॉन्च कर दूंगा प्रीलिम्स मतलब दिसंबर के बाद, तो तब आप अटेंड कर दीजिएगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप अटेंड कर सकते हो, बैच में ज्वाइन कर दो सर, है ना। इन अ डे हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, मोस्ट प्रोबब्ली आई नॉट सजेस्ट मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, है ना, इवेंचुअली यू विल ड्रेन आउट, है ना, फिर आप ड्रेनिंग हो जाएगा, थक जाओगे। 2 सब्जेक्ट भी बहुत बड़ी बात होती है ना, 2 सब्जेक्ट, क्योंकि आप देखिए कितना किया हमने आज करीबन हमने ऑलमोस्ट पूरा वैदिक पीरियड में पढ़ाया सर, ठीक है। प्रीलिम्स के चलते रीडिंग टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दिमाग में तो चला गया ना, अभी प्रीलिम्स सेंटर रही है ना, ऑप्शनल पढ़ोगे तो फिर रह जाओगे, प्रीलिम्स से निकलेगा, इस बार दे रहे हो तो फिर खाली ऑप्शनल को अटेंड तो कर दो, तो जब किताब उठाओगे तो दिमाग से जाएगा नहीं पूरी तरह से, ठीक है। 2 जीएस प्लस 1 ऑप्शनल एंड सीए, अरे बहुत हेवी हो जाएगा, है ना मुस्कान। 1 जीएस ऑप्शनल एंड करंट अफेयर्स रखिए एटलीस्ट, दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट, है ना, क्योंकि 4 घंटे के क्लास करोगे या 6 घंटे के क्लास करोगे, फिर पढ़ोगे कब, है ना। 2 जीएस के क्लास करोगे आप, पॉलिटी करोगे या एनवायरमेंट करोगे, हाँ फिर उसके बाद करंट अफेयर्स भी कर रहे हो, फिर ऑप्शनल का भी कर रहे हो, बेटा पढ़ोगे कब। देखिए रिवीजन इज द की एंड सेम डे रिवीजन इज द की, है ना। मैं आपको, आप देखिए ये एथलीट्स क्या करते रहते हैं, पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं, इनका सुबह उठते प्रैक्टिस। फौजी क्या करते रहते हैं, व्हाट डू द सोल्जर्स डू, है ना, उठते हैं ट्रेनिंग रेंज में जाएंगे, कसरत करेंगे और फायरिंग, उनकी जो भी डेली एक्टिविटीज होती है, क्यों, क्योंकि दे नो इफ दे वांट टू अचीव मास्टरी ओवर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एनी टॉपिक और एक्टिविटी, दे नीड टू प्रैक्टिस हार्ड। यू आर सपोज टू डू द सेम, है ना। एक बार क्लास अटेंड करो, उसको प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यूअसली उसको पुश करते रहो, और फिर आप 5-6 सब्जेक्ट देखोगे ना एक साथ, या 3 सब्जेक्ट देखोगे, तो मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाएगा, मेरे हिसाब से टफ हो जाएगा, फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। क्लास में तो समझ में आएगा, मेरे साथ ऐसे भी बच्चे आते हैं कि सर क्लास में समझ में आता है, बाहर जाके याद नहीं रहता, मतलब रिवाइज नहीं किया होगा सर, ठीक। हाँ 1 सब्जेक्ट जीएस के सब्जेक्ट तो क्या 1-1.5 महीने में हो जाते हैं ना, पॉलिटी 1-2 महीने का है, मॉडर्न हिस्ट्री 1.5 महीने का है, एंशिएंट कल्चर 1.5, वो तो यहाँ पे हो ही रहा है ऑप्शनल के अंदर। एनवायरमेंट 1 महीने का सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी इकोनॉमी 1.5-2 महीना लगता है सर, है ना, तो आराम से हो जाएंगे कंटेम्प्रेरी में, है ना। और 1 सब्जेक्ट में आप रिवाइज करोगे तो कमांड भी हासिल होगा ना आपका मुस्कान, समझे नहीं समझे। नाहिदा कह रहे हैं कि 2021 के लिए सर ऑप्शनल तो आपका 2021 के मेंस तक मोस्ट प्रॉब्ली 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, मतलब पूरा पेपर 1 होगा, पेपर 2 का भी एक पोर्शन में कवर करवा दूंगा, कौन सा बाकी रहेगा वो टफ है सर, ठीक है। एंशिएंट मॉडर्न या वर्ल्ड हिस्ट्री में से दोनों में से एक हो, क्योंकि मैं थोड़ा 2021 के ऑप्शनल के हिसाब से चलूंगा तो फिर वो क्या है कि मुझे कट शॉर्ट करना पड़ेगा ना, समझे। आंसर राइटिंग धीरे-धीरे आएगी, वो स्किल डेवलप होगी सर, ठीक है ना। चलिए आज कंक्लूड करता हूँ सर, है ना, एंड मंडे को मिलते हैं, तब तक कंपाइलेशन डाले, तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन भी दिए हैं सर, थोड़ा सोचिएगा इसके ऊपर से, पॉलिटी वॉलिटी के ऊपर, सोशल कंडीशंस के ऊपर, और ब्लैक बोर्ड अप्रोच से थोड़ा एनालिसिस अब करेंगे हम लोग, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा स्लाइड्स के अंदर भी। चलिए सर ठीक है, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ एंड मैं आपको मंडे मिलता हूँ, चलिए सर ठीक है।